कहानी के स्टार्टिंग में हमें एरिस किंगडम को दिखाया जाता है। उसकी खूबसूरती को देख वहां के लोग काफी खुश थे और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। फिर दो नाइट को देखते हैं, जिनमें से एक नाइट अपने जूनियर से बोलता है कि अगर तुम अपने नजरियों से देख रहे हो तो ये तुम्हें दिन काफी पीसफुल लग रहा होगा। फिर अचानक से गुस्सा होकर वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी के बारे में उसे बताता है, तो दूसरा नाइट कहता है कि हाँ मैं जानता हूं। हालांकि वो अभी शांत हो गए हैं। शायद उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि रिवेल करना उनके लिए पॉइंटलेस था। उसका सीनियर कहता है कि जरूर ये तुम्हें शांत लग रहा होगा, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन मैं होप करता हूं कि ये शांति ऐसे ही बनी रहे। सीन काट होता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है रेवोल्यूशनरी आर्मी को। उनमें से एक बंदा कहता है कि हम एम्परर को मार देंगे और एम्पायर को गिरा देंगे। एम्पायर को दोबारा हासिल करने का यही एक तरीका है। उसके दूसरे साथी बस उसकी बात सुन रहे होते हैं। तभी वो पहला बंदा एक दूसरे बंदे से कहता है कि इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है लोगिन। हमें यह पता चलता है कि लोगिन, जो कि अपने मानवा का मेन कैरेक्टर रहता है, वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी में क्यों ज्वाइन हुआ और वो एम्पायर को क्यों गिराना चाहता है। इसका रीजन तुम्हें स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। तभी वो बंदा अपने लोगिन से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उस सीक्रेट बुक को बचा के रखना है। लोगिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर ये मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी लोगिन के पीछे एक बंदा आता है और कहता है कि तुम सच में पागल हो। लोगिन उस बंदे से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो बंदा कहता है कि मेरा मतलब है उस सीक्रेट बुक से। बहुत से लोग सैक्रिफाइस हो गए उस बुक को प्रोटेक्ट करने में। अगर वो बुक तुम्हारे पास रहती है तो एम्पायर के नाइट तुम्हें टारगेट बनाएंगे। उस बुक को अपने पास रखना ये पागलपन नहीं है तो क्या है लोगिन। लोगिन तभी उस बंदे से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुद से इसे मजबूरी में रख रहा हूं। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ही हो एकमात्र पर्सन जो कि उस बुक के एंशंट लैंग्वेज को समझ सकते हो। तभी अपना लोगिन कहता है कि बहुत हुआ, तुम इनडायरेक्टली हमारे कॉमरेड्स को इंसल्ट कर रहे हो। वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है। अपना लोगिन कहता है कि और हाँ ये पागलपन नहीं है, बल्कि मेरा एक खुद का मिशन है, वो भी रिवेंज लेना एम्पायर से। फिर लोगिन अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि मैं एक गुड फॉर नथिंग था। हम तभी देखते हैं दो लड़कों को, जहां एक लड़का दूसरे लड़के को हरा देता है और वहां के लोग बात करने लगते हैं कि ये अनबिलीवेबल है। यंग मास्टर लोगिन अपने छोटे भाई रोनिन से हार गए। यंग मास्टर रोनिन को तो स्वॉर्ड सीखे सिर्फ 3 ही साल हुआ है। इसका कोई सेंस नहीं बनता, वो एक जीनियस है। दूसरी ओर यंग मास्टर लोगिन ने 10 साल नाइट की ट्रेनिंग की थी, लेकिन फिर भी वो हार गए। वो मैकलिन फैमिली का एक बेवकूफ बेटा है जिसका फ्यूचर अंधकार में जाने वाला है। अगले सीन में एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो लोगिन को डांटते हुए कहता है कि क्या तुमने अपने छोटे भाई को पॉइजन दे दिया। क्या तुम पागल हो गए हो लोगिन, अगर रोनिन ठीक नहीं हो पाता तो। और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहां से निकल जाओ। लोगिन कहता है कि मैं अपनी हार के कारण पागल हो गया था और अपने छोटे भाई को हार्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो। उस क्राइम के लिए मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने फैमिली छोड़ दी और एक मर्सनरी बन गया। 10 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना कमीना था और मैंने सोचा कि मैं अपने फादर और अपने भाई से माफी मांगूंगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरा पूरा कैसल आग में जल रहा था। मुझे उसका रीजन नहीं पता चला और इसे पता करने के लिए मैं बहुत सालों तक इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। हम देखते हैं दो लोगों को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि क्या तुमने सुना आज पब्लिक में किसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरे बंदे बोलते हैं कि हाँ मैंने भी सुना, उसका नाम रोनिल मैकलिन था। लोगिन जैसे ही ये नाम सुनता है वो पीछे पलटता है और तेजी से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगता है। दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि वह एक ओरा यूजर था और रॉयल फैमिली का था जिसे निकाल दिया गया। लोगिन अपने भाई के बारे में सोचता है। रोनिन नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मुझे तुमसे बहुत चीज पूछनी है, प्लीज जिंदा रहना। बट लोगिन को बहुत देर हो जाती है और वो अपनी आंखों के सामने एग्जीक्यूशन देखता है। एक नाइट उसके सिर को हवा में लहराते हुए कहता है कि जो भी एम्पायर के अगेंस्ट जाएगा उसका ऐसा ही एंड होगा। लोगिन ने अपने मन के अंदर यह प्रॉमिस किया कि वो बदला लेगा और सभी को मार डालेगा। अब प्रेजेंट टाइम का सीन आता है।
उन्होंने अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया है। एक नाइट कहता है कि वो कमीना यहां पर है, उसके पास ही एम्पायर की सीक्रेट बुक है। लोगन उन नाइट से दूर भाग रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रास्ता खत्म हो गया है। तभी वहां पर एक नाइट आकर चिल्लाता है कि वो यहां है। लोगिन गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है। नाइट लोगिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोगिन उसे रोक लेता है और उस नाइट को पीछे झटक कर उसका काम वही खत्म कर देता है। तभी एक और नाइट वहां आता है, पर लोगिन तेजी से उसके पास पहुंचकर स्वॉर्ड उसके सिर के आर पार कर देता है। इतने में लोगिन के पीछे से एक और नाइट अटैक करता है, लेकिन लोगिन उसे भी खत्म कर देता है और कहता है कि मैं सभी एम्पायर के कमीनों को मार डालूंगा। तभी लोगिन देखता है कि वहां एक के बाद एक नाइट आते जा रहे हैं और उसे घेर लेते हैं। एक नाइट कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर का सीक्रेट ट्रेजर चुराने की। लोगिन अपने मन में कहता है कि क्या मैं आज यही मरूंगा। फिर वो एक स्माइल देता है और कहता है कि मेरे पास अब दूसरा कोई चॉइस नहीं है। वो अपने हाथ में रखे हुए एक बॉल को फोड़ देता है और कहता है, चलो सभी एक साथ मरे। वहां एक तेज लाइट चमकती है जो पूरे कैसल के बाहर तक दिखाई देती है। लोगिन कहता है कि रिग्रेट से भरा लाइफ जो कि मैं रिवेंज के लिए जी रहा था। हालांकि मैं उस एम्परर को नहीं मार पाया, लेकिन मैं कंफर्ट हूं कि मैंने उसके कुछ कमीनों को तो मार डाला। लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट माफी मांगना था अपने फैमिली, भाई और फादर से। शायद अगर मैं हेवन जाता हूं तो मैं उनसे माफी मांग सकूं। अगले सीन में देखते हैं लोगिन को जो सो के उठता है और हमें पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया है। वो अपना सर पकड़ता है और कहता है कि ये दर्द, वेट, अगर मैं मर गया हूं तो ये दर्द कैसा। तभी वहां एक बंदा आता है और कहता है कि यंग मास्टर आप जाग गए, क्या आप ठीक है। लोगिन हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि तुम तो रखो। वो बंदा कहता है कि हां मैं रखूं, आपका मेन सर्वेंट। लोगिन अपने मन में सोचता है कि वो तो 20 साल पहले मर गया था। लोगिन उससे पूछता है कि तुम कैसे जिंदा हो। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है यंग मास्टर के सर में अभी भी दर्द है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लोगिन खिड़की के बाहर देखता है जहां नाइट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसकी नजर फैमिली सिंबल पर जाती है और वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है। तभी गेट खुलता है और उसका छोटा भाई रोनिन आता है और पूछता है कि भाई क्या तुम ठीक हो। लोगिन हैरान होकर उसे देखता है। रोनिन घबरा रहा होता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। लोगिन को याद आता है कि पहले ड्यूल में हारने के बाद जब रोनिन उससे मिलने आया था, तब लोगिन ने उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए उसे गालियां देकर भगा दिया था। लोगिन सोचता है कि बहुत इंसल्ट करने के बाद भी वो मुझे फॉलो करता था, बट उस इंसिडेंट के बाद वो मुझसे कभी मिलने नहीं आया। उतने में लोगिन के सिर में दर्द होने लगता है। सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर को रेस्ट की जरूरत है, आप जा सकते हैं। पर लोगिन उसे रोकता है और रोनिन को पास बुलाता है। रोनिन माफी मांगता है कि उसे और सावधान रहना चाहिए था। लोगिन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। दोबारा सिर में दर्द होने पर लोगिन मन में सोचता है कि रोनिन जैसा काइंड पर्सन किंगडम के अगेंस्ट लड़ने के कारण मर गया। वो रोनिन को गले लगा लेता है और रोने लगता है। रोनिन थोड़ा इमोशन हो जाता है और उसे गले लगाने देता है। कुछ देर बाद रोनिन वहां से चला जाता है। फिर लोगिन सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर मैं पास्ट में आ गया हूं तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। तभी एक मेड आती है और माफी मांगती है। लोगिन को याद आता है कि वो पहले अपने सर्वेंट के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता था। वो उनसे नरमी से बात करता है और पेन पेपर मांगता है। सर्वेंट रेक हैरान हो जाता है कि मास्टर ने उसे थैंक्स कहा। लोगिन अपने मन में कहता है कि मुझे शांत होना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पास्ट लाइफ में हुई है उसे रिकॉर्ड करना होगा। एम्पायर के अगेंस्ट वॉर 10 साल बाद होगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस वॉर को रोकना होगा जो 1 साल बाद मेरी फैमिली के अंदर स्टार्ट होगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले फादर से मिलना होगा। सीन काट होता है जहां पैट्रिक मैकलिन के पास मैसेज जाता है कि लोगिन मिलना चाहता है। लोगिन जब फादर के पास जा रहा होता है तो मेड्स और सर्वेंट्स उसे देख डर जाते हैं। एक मेड के हाथ से कपड़े गिर जाते हैं। लोगिन उसे सहारा देता है और मुस्कुराता है, जिससे वो और भी डर जाती है। लोगिन मिरर में खुद को देखकर कहता है कि उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। वो अपने फादर के पास पहुंचकर उन्हें ग्रीट करता है। लोगिन इमोशन होकर मन में उनसे माफी मांगता है। उसके फादर पूछते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो। पैट्रिक मैकलिन, जो कि हाउस ऑफ बैरन मैकलिन के लीडर है, वो ऊपर से क्रूर दिखते हैं पर असल में वैसे नहीं है।
लोगन उनसे आइसोलेट ट्रेनिंग की परमिशन मांगता है। वो समझाता है कि वॉर जीतने के लिए टेरिटरी फोर्स और पैसा चाहिए। मैकलिन फैमिली गरीब है और लोएस्ट रैंक पर आती है। लोगन को पता है कि 9 महीने बाद एक इंसिडेंट होगा जिससे वो बहुत पैसा कमा सकता है, पर उसके लिए उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुम छोटे भाई से हारने के बाद भाग रहे हो? लोगन कहता है कि नहीं, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं कितना वीक और इमैच्योर था। अब मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता। ओह। उसके फादर राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि लग रहा है इस बार तुम सच बोल रहे हो। वो उसे 3 महीने की आइसोलेट ट्रेनिंग की परमिशन दे देते हैं और जाते जाते उसे अपना ध्यान रखने को कहते हैं। सीन काट होता है कुछ दिन बाद, जहां लोगिन ट्रेनिंग की परफेक्ट जगह पर पहुंच जाता है। वो अपने बैग से डिवाइन सीक्रेट बुक निकालता है जिसे उसने पिछली लाइफ में याद करके जला दिया था और अब दोबारा लिख लिया है। ये बुक एंशंट हीरो की है जिसकी तकनीक से ड्रैगन को भी हराया जा सकता है। लोगिन कोर बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। उसे लगता था कि इसमें 3 महीने लगेंगे, पर वो नोटिस नहीं करता कि उसके आसपास की एनर्जी तेजी से इकट्ठा हो रही है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसका कोर तो पहले ही बन गया है। वो एक स्वॉर्ड लेता है और पावरफुल स्लैश करता है। वो खुश होता है कि उसकी एकाग्रता और सेंस बदल गए हैं। दिन बीतते जाते हैं और ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो अपनी पावरफुल तकनीक स्लैशिंग वे का इस्तेमाल करता है। वो एक जोरदार स्लैश मारता है जिससे एक बड़ा पेड़ बीच से कट जाता है। लोगिन थक कर बैठ जाता है, पर वो अपनी पावर देख दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये पावर मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। उसे लगता है कि अब वो फादर को रिजल्ट दिखाने के लिए रेडी है, पर मिलने से पहले उसे नहाना होगा। है कि इस रिजल्ट को फादर को बताऊं, लेकिन फादर से मिलने से पहले मुझे सबसे पहले नहाना होगा। सीन काट होता है केसल की ओर और लोगन कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? तो एक नाइट कहता है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, लेकिन अब पेट्रियार्क से नहीं मिल सकते, तो प्लीज आप यहां से चले जाओ। तब लोगन कहता है कि लेकिन मैं क्यों नहीं मिल सकता, क्या हुआ, बीमार है? वो नाइट एटीट्यूड से बोलता है कि फैमिली के लोग के अकॉर्डिंग आप पेट्रियार्क से नहीं मिल सकते, भले ही आप डायरेक्ट ब्लड लाइन के क्यों ना हो। अगर आपको पेट्रियार्क से मिलना है तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लाना होगा। रिक कहता है लोगन से ये फैमिली का रूल है जो कि सालों पुराना है, जो कि बंद हो गया है। लोगन कहता है कि लेकिन मैं 3 महीने पहले ही तो फादर से मिला था। वो नाइट कहता है कि उस केस में वो गार्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। लोगन अपने मन में सोचता है कि क्या ये अजीब है, मैंने अपने पास्ट लाइफ में तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी लोगन के कानों में एक आवाज आती है कि डैम, वो नाइट तो पागल है। लोगन उनकी बातें सुनता है और अपने मन में कहता है कि क्या वो अंदर से आवाज आ रहा है। लगता है कि उस ट्रेनिंग के बदौलत मेरे सेंसेस भी बढ़ गए हैं। एक नाइट बोलता है कि भले ही वो फर्स्ट यंग मास्टर है, लेकिन उसे भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। दूसरा नाइट बोलता है कि हाँ, वो एक डरपोक है जो कि अपने छोटे भाई से हार गया। लोगन उनकी बातें सुनता है, अपने मन में कहता है कि लगता है कि जब मैं आइसोलेट ट्रेनिंग में गया था तो मेरी रेपुटेशन लगता है कि गिर गई है। वो नाइट कहता है लोगन से, यंग मास्टर आप अगली बार अपॉइंटमेंट लेके आना अगर आपको पेट्रियार्क से मिलना है तो। लोगन कहता है क्या ये सच में परेशान करने वाला है? मेरा प्लान था कि मैं उन्हें दिखाता कि मैं बदल गया हूं। फिर लोगन उस नाइट से उसका नाम पूछता है। वो कहता है अपने मन में क्या वो क्या कर रहा है। नाइट कहता है कि मेरा नाम डोमेन है, यंग मास्टर। लोगन कहता है कि आई सी डोमेन, तुमने एक ऐसी फैमिली का रूल का यूज किया जो कि सालों पुराना ही खत्म हो गया है। दूसरे नाइट लोगन की बात सुन रहे होते हैं। पीछे से रेख भी लोगन को रोकने का कोशिश करता है। लोगन आगे कहता है कि यहां तक कि तुमने मुझे लगातार ह्यूमिलेट भी किया। वो नाइट अपने मन में सोचते हैं कि वह वो क्या कह रहा है। अचानक क्या वो अपने अथॉरिटी का अब्यूज करेगा? लोगन कहता है कि मैं लोगन मैकलैन, तुम्हारी ह्यूमिलेशन के कारण मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और लोगन उस नाइट के ऊपर अपना ग्लव्स फेंक के मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं एक ड्यूल के लिए। लोगन की बात सुन के दूसरे नाइट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने अभी अभी क्या कहा? लोगन कहते हैं कि तुम मेरा आंसर क्यों नहीं दे रहे हो डोमेन, क्या तुम डर गए? पीछे से रिक लोगन को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन लोगन रुकता नहीं है और उसका इंसल्ट करने लगता है उस नाइट का। लोगन के बात सुन के वो नाइट गुस्सा हो जाता है और वो ग्लव्स हटाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपके दिए गए ड्यूल को एक्सेप्ट करता हूं। और वो दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं और सीन काट होता है ट्रेनिंग रूम का। सीन, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं अपने अपने स्वॉर्ड के साथ। वहां के दूसरे नाइट उन्हें देखते हैं और बात करने लगते हैं।
एक नाइट कहता है कि क्या वो सच में एक नाइट के साथ फाइट करने वाला है। दूसरा नाइट कहता है जो भी, लेकिन इसमें बहुत मजा आने वाला है। तीसरा कहता है कि मैं शर्त लगाता हूं यंग मास्टर लोगन वो एक ही अटैक में हार जाएंगे। और भी लोग लोगन के बारे में बात करने लगते हैं। एक नाइट कहता है कि क्या वो रोनिन से नहीं हार गया था। मैंने सुना कि वो भाग गया था 3 महीने के लिए, कहीं वो कायर है। मैं शर्त लगाता हूं 50 गोल्ड, वो 10 मिनट भी नहीं टिकेगा। दूसरा नाइट कहता है कि आप 50 गोल्ड, 10 मिनट में 100 गोल्ड का लगाता हूं, वो 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। लोगन अपने मन में सोचता है कि मैं सब सुन सकता हूं। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन मैं ये तुम्हारी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। तभी डोमेन कहता है कि यंग मास्टर आप तो बहुत रिलैक्स देख रहे हो, तो प्लीज सावधान रहना और अपने आप को ज्यादा इंजर्ड मत कर लेना। लोगन अपने मन में सोचता है कि वो कमीना जो कि मुझसे फाइट करने का हिम्मत कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि उसे मेरी चिंता है, उसके अंदर बिल्कुल ही गट्स नहीं है। रिक अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यंग मास्टर ने उनसे फाइट करने का डिसाइड कर लिया। मैं सच में डरा हुआ हूं, मेरी सांसें रुक गई है। तभी रेफरी आता है और कहता है कि ऑफिशियल ड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं। ये सेफ्टी के लिए है, आप रियल स्वॉर्ड का यूज ना करके आप वुडन स्वॉर्ड का यूज करेंगे। सारे रूल समझा के फिर वो रेफरी लोगन की तरफ देखता है। लोगन भी इशारा दे देता है। अपने मन में रेफरी सोचता है, क्या मुझे सच में इसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यंग मास्टर लोगन वो जिद्दी है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सेफ्टी के लिए वुडन स्वॉर्ड का यूज किया जा रहा है, लेकिन एक नाइट जो कि डोमेन है, वो फोर्स ओरा का यूज करके एक आदमी को वुडन स्वॉर्ड से भी मार सकते हैं। मैं होप करता हूं कि वो यंग मास्टर लोगन के अगेंस्ट अपना फोर्स ओरा का यूज ना करें। रेफरी कहता है, सर डोमेन प्लीज आप यंग मास्टर पर इजी जाना, और रेफरी फाइट करने का अलाउ कर देता है। तो डोमेन और लोगन वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। डोमेन पीछे हटते ही अपने फोर्स ओरा का यूज करने लगता है। दूसरे नाइट हैरान हो जाते हैं उसको ऐसा करते हुए देख के। एक नाइट कहता है, सर डोमेन मुझे मत बताना कि वो अपने फोर्स ओरा का यूज करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरे नाइट एक्साइटेड होते हुए कहता है कि फोर्स ओरा का यूज करना एक नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट। अब तो यंग मास्टर गए। दूसरी और रिक डर जाता है और कहता है ये तो चीटिंग है, अब यंग मास्टर का क्या होगा। वो रेफरी भी घबरा जाता है और कहता है कि सर डोमेन प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। लोगन अपने मन में सोचता है तो वो स्टार्ट में ही अपना सबसे बेस्ट देने वाला है, लेकिन उसकी फोर्स ओरा के साथ कुछ गड़बड़ है। वो अपने फोर्स ओरा को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो फोर्स ओरा को कंट्रोल करने में एक नंबर का अनाड़ी है। फिर लोगन डोमेन से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या तुम किसी बात से परेशान हो। डोमेन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में अपने पास्ट के बारे में बताता है। डोमेन कहता है कि मैं बहुत लेजी था और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, और वैसे भी मैं 40 का हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा कुछ सालों में। दूसरे लोग जो कि मुझसे डरते थे, इसलिए मैं भी उनसे पंगा नहीं लेता था। अगर कोई एक नाइट मेरी बेइज्जती भी करता तो मैं उसे जाने देता, लेकिन किसी ऐसे बच्चे ने मेरी बेइज्जती की जो कि अपने छोटे भाई से हार गया, जिसे ठीक से स्वॉर्ड भी पकड़ना नहीं आता, और उसने मेरा इंसल्ट सबके सामने किया। अगर मैं इसे ऐसे जाने देता तो मेरी रेपुटेशन हद से नीचे गिर जाती, इसलिए मैं उसे कुछ लेसन सिखाऊंगा ताकि दूसरे लोग मेरा रिस्पेक्ट करें। और डोमेन अपने फोर्स ओरा का यूज करते हुए लोगन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। दूसरी और रिक वो घबरा जाता है और कहता है कि उसे रोको, वो यंग मास्टर को मार डालेगा। वो रेफरी कहता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता, यंग मास्टर इसके लिए खुद एग्री किए थे। डोमिनियन एक जंप करता है और अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करते हुए कहता है कि मैं अपनी बेस्ट टेक्निक का यूज करूंगा और इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। लोगन बस उसके अटैक को देखता है, लेकिन तभी डोमिनियन अपने टेक्निक का नाम लेकर लोगन के ऊपर अटैक कर देता है। लोगन बहुत आसानी से उसके स्वॉर्ड को काउंटर करके दूसरी ओर दबा देता है। डोमिनियन अपनी पूरी कोशिश करता है हाथ छुड़ाने की, लेकिन अंत में स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और लोगन बहुत आसानी से जीत जाता है। लोगन डोमिनियन से कहता है, तुम अपने आप को नाइट कहते हो, मुझे मत बताना कि यही तुम्हारा सबसे बेस्ट था। वहां मौजूद सभी नाइट, मेड और सर्वेंट पूरी तरह से शॉक में चले जाते हैं। लोगन की जीत देख एक नाइट कहता है, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है, मैं तो ठीक से कुछ देख ही नहीं पाया। तीसरा नाइट कहता है, क्या यंग मास्टर जीत गए। एक और नाइट गौर करता है कि लोगन ने भी फोर्स ओरा का यूज किया था। लोगन रेफरी को बुलाकर कहता है
कि वो डोमिनियन को एक और चांस देना चाहता है। रेफरी डोमिनियन के पास जाकर पूछता है, सर डोमिनियन, क्या आप एक बार और फाइट करना चाहते हैं? डोमिनियन गहरे सदमे में रहता है और सोचता है, क्या मैं इस बच्चे से कमजोर हूं? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वो अपनी स्वॉर्ड दोबारा पकड़ता है और पूरी ताकत से फोर्स ओरा के साथ हमला करता है, लेकिन लोगन फुर्ती से उसकी नाक पर अपनी स्वॉर्ड से प्रहार कर देता है। डोमिनियन की नाक फूट जाती है और वह दोबारा हार जाता है। लोगन अपने मन में कहता है, मैंने इसे मौका दिया था, लेकिन इसने अचानक हमला किया। अब इसकी सजा का समय है। लोगन डोमिनियन पर लगातार वार करने लगता है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। रिक चिल्लाता है, उसे रोको, वरना वो उसे मार डालेगा। रेफरी भी घबराया हुआ रहता है। दूसरे नाइट हैरान है कि लोगन 3 महीने में इतना कैसे बदल गया और उसने अपना फोर्स अभी अवेकन कर लिया है। अंत में लोगन उसे बुरी तरह पीट कर छोड़ता है और रेफरी लोगन को विजेता घोषित कर देता है। सीन कट होता है पेट्रियार्क पिता के रूम में। पिता कहते हैं, तुमने मुझे इंप्रेस किया, लगता है तुम अवेक हो गए हो। ट्रेनिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ? लोगन को समझ आ जाता है कि पिता शुरू से उसे देख रहे थे। वो झूठ बोलते हुए कहता है, सच कहूं तो और मुझे भी ठीक से पता नहीं, बस मैंने अपने लालच को त्याग दिया और मानसिकता को ट्रेन किया, जिससे मुझे फोर्स महसूस होने लगा। लोगन मन में सोचता है कि यह एहसास उसे पिछली जिंदगी में 40 साल की मेहनत के बाद हुआ था, जो इस बार जल्दी मिल गया। पिता पूछते हैं कि जीत के बाद भी उसने डोमिनियन को इतना क्यों पीटा? लोगन जवाब देता है, वो इसी के लायक था। वो अपनी फैमिली की ब्लडलाइन को बेवकूफ कह रहा था और मेरी मां का अपमान कर रहा था। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो वो जहर की तरह पूरी फैमिली में फैल जाता। अगर हम अपने नाइट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो परिवार का पिलर गिर जाएगा। लोगन ने मर्सनरी लाइफ में सीखा था कि ग्रुप पर कंट्रोल न हो तो सब बर्बाद हो जाता है। पिता उसकी बात समझ जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि अगली बार कुछ भी करने से पहले उनकी परमिशन ले। तभी पिता बताते हैं कि लोगन की फियों से होने वाली पत्नी रीना उससे मिलने आ रही है। रीना वोल्फ तुमसे मिलने यहां आने वाली है। यह सुनकर लोगन के चेहरे पर एक डरावनी और रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक शाही बग्घी से कोई उतरता है। तभी घोषणा होती है कि प्रिंसेस रीना वोल्फ का आगमन हो रहा है। जैसे ही प्रिंसेस रीना महल के अंदर कदम रखती है, वहां मौजूद सभी नौकर और नाइट उनकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। हर कोई आपस में चर्चा करने लगता है कि यंग मास्टर लोगन कितने खुशकिस्मत है कि उन्हें इतनी सुंदर मंगेतर मिली है। प्रिंसेस रीना वास्तव में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रीना आगे बढ़कर लॉर्ड पैट्रिक मैकलेन का अभिवादन करती है और कहती है, लॉर्ड मैकलेन, आपको देखे हुए बहुत समय बीत गया है। पैट्रिक मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सच में तुम अब काफी बड़ी और पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई हो। वहां खड़ा रिक भी रीना की सुंदरता को देखकर हैरान था। वो सोचता है कि जब उसने रीना को आखिरी बार देखा था तब वो बहुत छोटी थी, लेकिन जब रिक लोगन की तरफ देखता है तो उसे हैरानी होती है, क्योंकि लोगन के चेहरे पर खुशी का कोई नामोनिशान नहीं था। इसके बाद रीना एक पत्र निकालती है और बताती है कि यह पत्र काउंट ने पैट्रिक के लिए भेजा है। वो कहती है, मेरे प्रिय मित्र बैरन पैट्रिक मैकलेन, और वो उस पत्र को पढ़ना शुरू करती है। रीना करीब 30 मिनट तक उस लंबे पत्र को पढ़ती रहती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं। इतने बड़े लेक्चर सुनने के साथ ही वहां के दूसरे जो नाइट रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो थक जाते हैं इतना लेक्चर सुन सुन के। तभी एंड में रीना आगे पढ़ती है मेन टॉपिक को। आई होप कि आप इस सर्कमस्टेंसेस को समझें, और मेरा रिक्वेस्ट है कि हम इस अरेंज मैरिज को तोड़ना चाहते हैं, कीवन वोल्फ की तरफ से। बस यही था, और वो उस लेटर को अपने मेड को दे देती है। वहां पर एक पल के लिए शांति हो जाती है। लोगन अपने मन में सोचता है कि उसने जो कहा उसका रियल मैसेज साफ है, और लोगन डेफिनेशन करता है कीवन वोल्फ का, आई मीन उस रीना के फादर, जो कि कहना चाहते हैं रियल मैसेज। मैंने सोचा था कि बैरन पैट्रिक वो एक ऑरा यूजर बन जाएगा, लेकिन 20 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन वो अभी भी एक हाई रैंक नाइट पर ही अटका हुआ है। और सच कहूं तो तुम्हारा बेटा भी एक नंबर का स्टूपिड है, जो कि अपने छोटे भाई से ही हार गया। तो इसलिए कोई रीजन नहीं बनता कि मैं किसी लो स्टैंडर्ड के साथ अपना हाथ मिलाऊं।
तो चलो अब हम अपने अपने रास्ते चलें। हम दोनों का अब कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे के साथ। लोगन कहता है कि बेसिकली उसका कहने का मतलब यही है कि मेरे फादर की पावर एक हाई रैंक नाइट के ऊपर अटक गई है, और उनका एक ऐसा बेटा है जो कि अपने छोटे भाई से ही हार गया, तो इसलिए उसके पास कोई रीजन नहीं बनता कि वो हमसे अपना हाथ मिलाए। पैट्रिक भी समझ जाता है कि उसकी फैमिली की बेइज्जती हो रही है, और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बिना प्रॉपर रीजन के सगाई को तोड़ना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फादर क्या सोच रहा है, लेकिन हाउस ऑफ वोल्फ हमारी फैमिली को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। पैट्रिक को इतने गुस्से में देख के दूसरे नाइट घबरा जाते हैं। तभी रीना कहती है मासूम चेहरा बनाते हुए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? काउंट, आप पहले शांत हो जाओ। आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस गलतफहमी को दूर करने के लिए खुद पर्सनली यहां पर आई हूं, ताकि मैं आपसे और लोगन से माफी मांग सकूं। मुझे पता है कि आप इस लेटर को सुनकर जरूर गुस्सा होंगे, इसलिए मैंने यहां पर्सनली आने के बारे में सोचा ताकि आप समझें। मैंने भी अपना बचपन यहां गुजारा है, इसलिए मैं यहां पर अपने ही लोगों से माफी मांगने आई हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा फादर क्या साबित करना चाहता है, इसलिए मैं यहां पर यह सब क्लियर करने आई हूं। आई होप कि आप इसे समझ पाएं। रीना की ऐसी बात सुन के वहां के मेड उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, उसके फेस की तरह उसका दिल भी साफ है। दूसरी ओर लोगन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि अभी क्या हो रहा है। तभी पैट्रिक की वाइफ मारिया कहती है, मैं उस सर्कमस्टांसेस के बारे में सुनना चाहती हूं। सगाई को तोड़ने का क्या रीजन है? मारिया की बात सुन के रीना का मुंह ही बंद हो जाता है। लोगन अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मारिया कियोस, मेरी स्टेप मदर और रोनिल की रियल मदर, वो एक ऐसी लेडी है जो मुझसे थोड़ा नफरत करती है क्योंकि अगला सक्सेसर मैं होने वाला हूं। मैंने सोचा कि वो चुप रहेगी, लेकिन जब ये फैमिली की रेपुटेशन की बात आई तो वो आगे आई। रीना कहती है, आई अपोलोजाइज, मुझे भी नहीं पता इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। मारिया कहती है, तुम कह रही हो कि सगाई टूट रही है और इसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता? रीना फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है, मेरे फादर फैमिली के मैटर के बारे में मुझसे कभी डिस्कस नहीं करते। मैं तो सिर्फ उनकी बात मानती हूं ताकि मैं दूसरी फैमिली का एक हिस्सा बन पाऊं। मारिया भी अग्रेसिव हो जाती है और कहती है, तू कह रही है कि तुझे भी नहीं पता, और तब भी तू इस सगाई को तोड़ने के लिए यहां पर आई? रीना का मुंह बंद हो जाता है और वो कहती है कि बदले में वोल्फ फैमिली आपको कॉम्पेंसेशन देगी। इस सगाई को तोड़ने के मुआवजे में आपको वोल्फ फैमिली 3 मिलियन गोल्ड देगी। एक बंदे को देखते हैं जो कि 3 मिलियन गोल्ड का नाम सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या 3 मिलियन? हमें उसके बारे में बताया जाता है। मैकलिन फैमिली का फाइनेंशियल मैनेजर ड्वेन। रीना को गुस्से से बचाने के लिए उसका एक नाइट आगे आ जाता है और कहता है, प्रिंसेस, बस आप मेरे पीछे रहो। फिर वो पैट्रिक से कहता है, प्लीज बैरन, शांत हो जाओ। मैं वोल्फ क्लैन का एक नाइट आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप शांत हो जाओ और हम बातचीत से इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। पैट्रिक उस नाइट को देखता है और कहता है, ओह, तुम भी मेरी तरह एक हाई रैंक नाइट हो, इतनी कम उम्र में, बहुत इंप्रेसिव। मुझे लगता है कि वोल्फ फैमिली ने एक राइजिंग स्टार को पाला है, लेकिन बच्चे, अगर तू अपना मुंह इसी तरह चलाता रहा तो तू वोल्फ फैमिली से अपनी पोजीशन खो देगा। इसका मतलब है कि पैट्रिक उसको सीधी धमकी दे रहा है कि बीच में मत आ। तभी वो नाइट अपना गेम खेल देता है और है, हमारे पेट्रार्क ने कहा कि आप एक ऑनरेबल पर्सन हो मैकलिन फैमिली के। वो प्रिंसेस और अपने जूनियर के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। उस नाइट की बात सुन के पैट्रिक अपने गुस्से को शांत कर लेता है। रीना भी बीच में बोलती है, बैरन, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके ऑनर को पैसे से खरीदना चाहते हैं। मेरे फादर तो बस रीपे करना चाहते हैं एक फ्रेंडशिप के रूप में, ताकि दोनों फैमिली के बीच सर्कमस्टांसेस बचे रहें। पैट्रिक अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस पर फोर्स का यूज करता हूं तो मेरी रेपुटेशन और भी गिर जाएगी। क्या उस कमीने ने छोटे बच्चे को भेज के यही करवाना चाहता था? कीवन वोल्फ, तू कहेगा। फिर उन दोनों से पैट्रिक कहता है, एक विजिटर तो विजिटर होता है। मैकलिन फैमिली अपने गेस्ट के ऊपर अत्याचार नहीं करती,
लेकिन हम वुल्फ फैमिली के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बदले उन्हें मैकलिन फैमिली से माफी मांगनी होगी। रीना वुल्फ मेरे बेटे से सिंसियरली सिंसियरली माफी मांगेगी। मैं दूसरे मुआवजे को मना करता हूं। नाइट पैट्रिक की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा कि हमारे पैट्रिक से एक्सपेक्ट था, यह है रिया नोबल। तभी कोई हाथ खड़ा करता है। हम देखते हैं ये लोगन रहता है और कहता है, चूंकि मेरी सगाई टूट रही है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात सुने। लोगन अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे उस पैसे को लेना है। क्या कुछ शब्दों से ही पेट भर जाएगा? ये तो पागलपन है। 3 मिलियन गोल्ड हमारी फैमिली का पूरे साल भर का बजट है। इसके अलावा जो हमारी फैमिली के अंदर फंडिंग आती है, हमारी स्टेप मदर के ससुराल की तरफ से, कौन जानता है कि यह कब तक चलेगा? अगर यह बंद हो गया तो हम दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत में मुझे उस 3 मिलियन गोल्ड को लेना होगा। लोगन अपने फादर से कहता है, मैं उस फैमिली के माफी के बदले में उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। पैट्रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने शब्दों से पीछे हट जाऊं? और वो अपनी पावर को भी निकाल रहा होता है। लोगन अपने मन में सोचता है कि यह प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे इसे सहना होगा। पैट्रिक लोगन से कहता है, लोगन, मैकलिन फैमिली इतनी भी गरीब नहीं है जो कि पैसे के लिए अपने ओनर को खो दे। लोगन एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है कि हां, हम गरीब हैं। मैं गरीब हूं, आप गरीब हैं। यहां तक कि अपना मैकलिन हाउस जो 3 मिलियन लोन बैंक से लिए थे, उसे देना बाकी है। यहां तक कि उसका सालाना इंटरेस्ट जो कि 5 लाख होता है, उसे भी अभी देना बाकी है। अगर मारिया की फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती तो हम कब का दिवालिया हो जाते। किंगडम की सबसे गरीब फैमिली हम ही हैं। हम पूरी तरीके से टूट गए हैं। लोगन ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं ये बोलना चाहता हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। पर मैं उस 3 मिलियन को भी नहीं छोड़ सकता। लोगन अपने फादर से कहता है, वो रीजन जिसके लिए हमें इस 3 मिलियन गोल्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे पास ओनर के अलावा और कुछ नहीं है। उसके फादर कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने ओनर के बदले अपने वर्ड से पीछे हट जाऊं? लोगन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन वो फैमिली एक हाई स्टैंडर्ड की फैमिली है और वो एक काउंटी भी है। अगर वो हमें ऑफर दे रहे हैं तो हमें उस ऑफर को लेना चाहिए। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो वो सोचेंगे कि हम वुल्फ फैमिली से डर रहे हैं और हम उन्हें अपना लॉर्ड मान रहे हैं। हालांकि हमने ये नहीं किया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करें ताकि ये रूमर्स ना फैले। रीना कहती है, लोगन जो कह रहा है, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है जो कि ऐसी रूमर्स फैलाएगी। हम मैकलिन फैमिली के ओनर की रिस्पेक्ट करते हैं। लोगन उसको चुप कराते हुए कहता है, तू चुप रह। एक तो तू यहां सगाई तोड़ने आई है और तू कह रही है कि मैं मजबूर हूं और सिर्फ मैं अपनी फैमिली की बात मान रही हूं। ये कितना रिडिकुलस है। इसलिए अपनी कैची की तरह जवान चलाना बंद कर और तू चुप रह। ये हमारी फैमिली के बीच की बात है। लोगन की ऐसी बात सुन के रीना हैरान हो जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाती। लोगन अपने मन में कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में लोगन बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बताता हूं। लोगन कहता है कि सगाई टूटने के बाद, नाइट डिनर के बाद, उसने मुझे अपने पास बुलाया और उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ करना, ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हमें ब्रेकअप करना पड़ रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहती हूं। तो लोगन भी उसकी बातों में आ जाता है। तभी रीना चाकू से अपने कपड़े को फाड़ने लगती है। लोगन उसे रोकता है, कहता है, रीना। तो रीना उतने में वही चाकू लेकर लोगन की तरफ फेंक देती है। लोगन हैरान हो जाता है, लेकिन अपना स्वॉर्ड निकाल के उस चाकू से बच जाता है। रीना कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों के पास रहूंगी? लोगन को समझ में नहीं आता तो उतने में रीना कसके चिल्ला देती है। तभी उसका नाइट वहां पर आता है और रीना को ऐसी हालत में देख लेता है जो रो रही होती है। लोगन को ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे समझने में कि रीना ने उसका बहुत बड़ा काट दिया है। प्रेजेंट टाइम में वो कहता है कि उस कुत्ती ने मुझे फंसा दिया था, लेकिन मैं श्योर हूं कि डिनर के बाद उसका यही प्लान होगा। ये सब मेरे पास्ट लाइफ में हुआ था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और मैं सब कुछ बदल दूंगा। उस कमीनी की वजह से मैंने अपनी पिछली लाइफ में उसके बाद किसी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन इस बार सब अलग होगा।
फिर लोगन कहता है, मुझे लगा कि अगर मैं धीरे धीरे उन्हें दिखाऊं कि मैं कैसे बदल रहा हूं, तो वो कंफर्ट हो जाते और फिर किसी दिन मेरी फैमिली भी बदल जाएगी। मैं यही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने डेमियन से फाइट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ, कुछ ऐसे भी टाइम आते हैं जो बदलने के बाद भी नहीं बदलते। लेकिन खुद को चेंज करना ताकि तुम्हारी फैमिली तुम पर भरोसा करे, ये मेरे लिए करना थोड़ा हार्ड है। लेकिन रीजन वट, जो कि 9 महीने बचे हैं आने में, मेरी फैमिली के अंदर मेरा रेपुटेशन वो मैटर नहीं करता। अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मैं बचाऊंगा, भले ही मुझे अपने ओनर को लात मार के फेंकना ही क्यों ना पड़े। और वो कहता है, प्रिंसेस रीना, मैं तुम्हारे कंपनसेशन को एक्सेप्ट करता हूं। मेरी फैमिली के ओनर की परवाह किए बिना रीना भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। तभी उसके फादर बोलते हैं, लोगन, क्या तुम मेरी बातों को डिनाय कर रहे हो? लोगन कहता है, माफी के कुछ शब्दों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। किसे पता कि वो माफी सच्ची है कि नहीं? वो एक हवा की तरह है जो कभी भी गायब हो जाएगी। लोगन की ऐसी बात सुन के पैट्रिक का मुंह ही बंद हो जाता है। रीना कहती है, वोल्फ फैमिली आपकी विश को पूरा करेगी। बैरन पैट्रिक ऑफ हाउस मैकलिन, आपकी चॉइस क्या है? और एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा हो जाता है। लोगन अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने फादर को बचाना चाहती है और उसने जो ऑफर दिया है वो उसे देने से भी बचना चाहती है। पैट्रिक कहता है, मैकलिन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं सच कहूं तो मैं माफी से काफी सेटिस्फाई था। हालांकि मैं इसे डिसाइड करने के लिए अपने बेटे के ऊपर छोड़ता हूं। अगर माफी सिंसियरली हुई तो। तभी उसकी वाइफ रोकते हुए कहती है, हनी, तो वो अपना मुंह मोड़ लेता है। वहां पर जितने सारे लोग थे वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं। अब ये सारा डिसीजन लोगन के ऊपर है। रीना को भी टेंशन हो रही होती है कि आखिर लोगन क्या बोलेगा। तभी उसके फादर लोगन को कहते हैं, लोगन, जो भी कहना सोच समझ के कहना। अगर तुम पैसे चुनते हो ओनर के बदले, तो फ्यूचर में जाकर ये तुम्हारे लिए एक बिजनेस बन जाएगा। लोगन अपने फादर की ओर देखता है, जो सोच रहे होते हैं कि वो माफी मांग लेगा, लेकिन लोगन का इरादा कुछ और ही रहता है। वो कहता है अपने मन में, मुझे माफ करना फादर, मैं फिलहाल किसी के सामने झुक नहीं सकता। फिर वो बोलता है सबके सामने, जैसा कि सगाई टूट रहा है, मैं वोल्फ फैमिली के माफी के बदले उनके कंपनसेशन को एक्सेप्ट करूंगा। लोगन की स्टेप मदर उसके ऐसे डिसीजन से काफी खुश हो जाती है और दूसरी ओर रीना का मुंह बंद हो जाता है। तभी लोगन के फादर बोलते हैं, मैंने सोचा था कि तुम थोड़े बदल गए हो, लेकिन तुम और भी ज्यादा बुरे हो गए हो। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें ओनर का सही शिष्टाचार नहीं सिखा पाया, ये मेरी गलती है। लोगन अपने फादर की चुपचाप बातें सुनता है और अपने मन में कहता है, फादर, मैंने ये सब फैमिली के लिए किया। तभी सीन कट होता है अगले दिन का। हम देखते हैं बहुत सारे गोल्ड कॉइन को और लोगन अपने मन में सोचता है, फाइनली ये मेरे हाथ में लग गया, पूरे 3 मिलियन गोल्ड। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे शांत होना होगा। मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता। सबसे पहले मुझे ये सारे पैसे बैंक में जमा करने होंगे। उतने में गेट से नॉक नॉक की आवाज आती है। लोगन सोचता है कि ये जरूर रिक होगा और वो कहता है, अंदर आओ। तो अंदर कोई आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी यंग मास्टर। लोगन उसको देखता है और कहता है, तुम तो रिक नहीं हो, तुम तो ड्वेन हो। वो बंदा कहता है, जी यंग मास्टर, मैं ड्वेन हूं। लोगन अपने मन में सोचता है, यह है फाइनेंशियल मैनेजर मैकलिन फैमिली का और मेरे फादर का भरोसेमंद आदमी। लेकिन वो यहां क्यों आया है? नहीं, मुझे मत बताना कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। ड्वेन अपने बारे में बताता है, मेरा नाम ड्वेन है और मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज को फेस कर रहा हूं। मैकलिन फैमिली के फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में मैं पूरे बजट को कम ज्यादा करके इस घर को चला रहा हूं। यहां तक कि मुझे पैट्रिक के ससुराल वालों से भी पैसा मांगना होता है। सच में, मैं एक फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में एक सबसे बड़ा भिखारी हूं। अगर मेरा होम टाउन यहां नहीं होता तो मैं कब का रिजाइन दे देता। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। इससे मैं कुछ साल तक अब कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूं। और मेरा एक अपोनेंट ऐसा है जो कि स्टूपिड है, जिसे कुछ नहीं पता, बस मुझे उससे वो सारा पैसा लेना है। और वो मैनेजर लोगन को मक्खन लगाते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ आपको यहां हेलो बोलने आया था। आपने जो कल किया था ये बहुत इंप्रेसिव था।
यंग मास्टर, जिस तरह आप बिना डरे, बिना झुके खड़े रहे, ये बहुत इंप्रेसिव था। वो मैनेजर तारीफ करते हुए अपने मन में कहता है, जब मैंने इसकी इतनी चापलूसी की तो ये इसके लिए इतना काफी होना चाहिए। ये एक ऐसा स्टूपिड लड़का है जिसे कभी तारीफ नहीं मिली, तब तो वो खुश हो गया होगा। अब टाइम आ गया है कि मैं उसके पैसे को ले लूं। तभी लोगन कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मैनेजर अपने मन में सोचता है, क्या? वेट, ऐसा रिएक्शन? मैंने ऐसे रिएक्शन का एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो लोगन से कहता है, हम बहुत मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं और वो 3 मिलियन एक बारिश की तरह है जो हमारे पास आया है। आपकी इंटेलिजेंस की बदौलत अब हमें सांस लेने का थोड़ा मौका मिलेगा। तभी लोगन कहता है, फैमिली राहत की सांस क्यों लेगी? ये मेरा पैसा है और मैं ये नहीं देने वाला। ये बात सुन के तो वो मैनेजर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा कि वो स्टूपिड है, लेकिन वो रेकलेस भी है। वो एक राक्षस है। क्या वो सोच रहा है कि वो 3 मिलियन गोल्ड वो अपने पास ही रखेगा और उसे खर्च कर देगा? नहीं नहीं, मुझे शांत होना होगा। ड्वेन, तुम 20 साल से मैकलिन फैमिली के फाइनेंशियल मैनेजर हो। मुझे पता है कि मुझे इस फैमिली को चलाने के लिए कैसा कैसा काम करना पड़ता है। दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, उनसे भीख मांगना पड़ता है। मेरा इज्जत पहले ही डूब चुका है। मुझे कैसे भी करके उससे वो पैसा लेना ही होगा। लोगन उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो रो रहा है? और वो मैनेजर से कहता है, क्या फैमिली की सिचुएशन इतनी खराब है? मैनेजर कहता है, हां, आपको पता है? चलो मैं आपको बता देता हूं कि हमने बैंक से 3 मिलियन का कर्ज लिया था और उसका एनुअल इंटरेस्ट। तभी लोगन कहता है, 5 लाख गोल्ड। मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है, आपको पता है? तो लोगन कहता है, हां, मुझे पता है। और क्या ये फसल काटने का टाइम नहीं है? अगर आप फसल को बेचते हो तो आप एनुअल इंटरेस्ट को आसानी से चुका सकते हो। मैनेजर अपने मन में कहता है, इसे इतना क्यों पता है? और वो लोगन से कहता है, बात सिर्फ इतनी है कि हमारा बजट सीमित है, अगर आप थोड़ा हेल्प करते हैं। तभी लोगन बीच में बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैनेजर कहता है, लेकिन क्यों? मुझे लगा कि आप अपने फादर के विरोध गए ताकि फैमिली की हेल्प हो सके। तो लोगन कहता है, हां, तुम सही कह रहे हो। मैनेजर कहता है, फिर भी आप हेल्प क्यों नहीं करना चाहते? तो लोगन कहता है, मैं इस पैसे का यूज अपनी फैमिली के लिए ही करूंगा। मुझे आगे का भी देखना है। वो मैनेजर अपने मन में कहता है, बकवास करना बंद करो और बस पैसे मुझे दे दो। लोगन कहता है, मान लो कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं और तुम इस पैसे से फैमिली के कर्ज को चुका दोगे, तो फैमिली की सिचुएशन कितनी बदल जाएगी? मैनेजर कहता है, हमारे पास एक बड़ा बजट होगा और फैमिली कुछ सालों तक अच्छी चलेगी और हमारे पास सांस लेने का मौका मिलेगा। लोगन कहता है, उसके बाद हम फिर से दिवालिया हो जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, यहां तक कि हमारे पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट भी नहीं है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें हम फंस गए हैं और हम इससे निकल नहीं सकते। इसलिए मेरा प्लान है इस पैसे का यूज करके इस सर्कल को तोड़ना। मैनेजर कुछ नहीं बोल पाता और अपने मन में सोचता है कि ये क्या है? जिस बदमाश को मैं जानता था, क्या वो यही है? मैनेजर को लगा कि लोगन सिर्फ एक बच्चा है जिसे अपनी फैमिली अफेयर की परवाह नहीं है। तभी लोगन कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अगर आप वो फेवर करते हो तो शायद मैं आपको कुछ पैसा दे सकता हूं। तो मैनेजर कहता है कि कैसा फेवर? लोगन एक स्माइल देता है और कहता है कि आपको मेरे लिए बस कुछ मर्सनरीज इकट्ठा करने हैं। तभी रिक पूछता है कि क्या आप सच में इस जगह को छोड़ के जा रहे हो? लोगन कहता है कि हां। तो रिक कहता है कि लेकिन आप कहां जाएंगे? आपको ट्रेनिंग से आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और आप दोबारा यहां से जा रहे हो। लोगन कहता है कि मैं पैसे कमाने जा रहा हूं। तो रिक कहता है कि आपके पास तो पहले से ही बहुत सारा पैसा है। लोगन कहता है कि मैं और भी ज्यादा कमाने जा रहा हूं, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। रिक कहता है कि लेकिन फैमिली हेड इसके लिए नहीं मानेंगे। पहले ही कैसल का एटमॉस्फेयर आपकी वजह से टेंस है। लोगन कहता है कि मैं उसमें छिप के जाने वाला हूं। रिक हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? लोगन उसकी चीख सुनकर बोलता है कि चुप हो जाओ। वो अपने मन में सोचता है कि मेरी रेपुटेशन पहले ही गिर गई है, अगर और भी थोड़ी गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है और मेरा ऑनर
इंपॉर्टेंट नहीं है। लकली इस टाइम बाहर क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि ये वही टाइम था जब मुझे फैमिली से निकाला गया था और मैं एक मर्सनरी बन के पूरे किंगडम में घूम रहा था। सबसे पहले मुझे उस आदमी के बारे में पता लगाना होगा। तभी पीछे से रिक कहता है कि क्या आप ये सोचते हो कि इस एज में आप यहां से भागने के बारे में सोच रहे हो? लोगन कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो। तो रिक लेट जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहां से बाहर जाना है तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना होगा। लोगन कहता है, गॉड डैम, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर से ही चढ़ के जाऊंगा। तो वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं। लोगन कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लोगन कहता है कि हां, मैं यहां जाने से पहले फादर के लिए एक लेटर लिखने वाला हूं ताकि तुम्हें कोई ब्लेम ना करे। रिक कहता है, क्या आप एक लेटर लिखने वाले हो? तो लोगन उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखता है। रिक को पहले कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसके लग चुके हैं। अगले सीन में देखते हैं रिक को जब वो लेटर पैट्रिक को दे देता है। उस लेटर को पढ़कर पैट्रिक इतना गुस्सा होता है और कस के चिल्लाता है कि लोगन तू कमीने के बच्चे। नहीं, कमीने तो मैं हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। रिक की तो फटी पड़ी रहती है। वो सोचता है कि यंग मास्टर आपने लेटर में क्या लिखा था जो पैट्रिक आज इतने गुस्से में है। फिर मैकलिन फैमिली के बारे में बताया फिर मैकलिन फैमिली के बारे में बताया जाता है। मैकलिन फैमिली की जो अभी की सिचुएशन है वो 200 साल पहले ऐसी नहीं थी। वो इतनी पावरफुल थी कि उनके सामने कोई भी टक्कर नहीं ले सकता था। उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी। लेकिन करंटली मैकलिन फैमिली की इस हालत का जो जिम्मेदार है वो पैट्रिक है, क्योंकि वो बहुत भोला है। वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। वो अपने ओनर के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी का फायदा उठाते हुए दूसरे लोगों ने उसे लूट लिया और वो कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह अपने पैट्रिक के कारण मैकलिन फैमिली गरीब हो गई। अगले सीन में लोगन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे अपनी फैमिली को उस सर्कल से बाहर निकालना है तो मुझे कोई स्पेशल बिजनेस की जरूरत होगी ताकि मैं उससे पैसा कमा पाऊं। इसलिए मैं आया हूं ग्रेडिया किंगडम की सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग सिटी कालियाफ में। लोगन उस सिटी में इधर उधर घूम रहा होता है और दूसरे लोग अपने सामान बेच रहे होते हैं। कोई फ्लावर बेचता है, कोई शील्ड बेचता है। लोगन उन लोगों को देखता है और कहता है कि जब मैं इसे देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि मेरा मैकलिन फैमिली कितना हेल्पलेस है। नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले उस आदमी को खोजना होगा। मेरे पास्ट लाइफ के मेमोरी के अकॉर्डिंग वो अपनी जवानी के लाइफ में यही किसी गलियों में रह रहा था। वो फेमस हुआ गोल्डन बग के नाम से, मतलब सोने का कीड़ा, और उसका असली नाम है फिलिपिन क्लाउडफे। तभी लोगन की नजर एक बंदे के ऊपर जाती है। वो अपने मन में कहता है कि क्या वो वही बंदा है। वो एक बंदे को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब रहती है। वो बंदा कहता है कि वो कमीने हैं, उन लोगों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा। लोगन उसको देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि उसका बिजनेस डूब गया क्योंकि उसके साथ स्कैम हो गया था, लेकिन इसे खुद से देखना मेरे इमेजिनेशन से भी हॉरिबल है। वो बंदा कहता है कि क्या मुझे अब मर जाना चाहिए। तभी उस बंदे के पास लोगन आता है और अपना हाथ बढ़ाता है। वो बंदा लोगन की तरफ देखता है। तब लोगन कहता है कि क्या तुम ही फिलिप क्लाउड हो? वो बंदा कहता है, क्या? मैं ही हूं फिलिप क्लाउड, लेकिन तुम कौन हो? और अपने मन में सोचता है कि इसके लाल बाल और इसकी आंखें, वो स्ट्रांग। लोगन कहता है, यह रिलीफ की बात है कि तुम मुझे मिल गए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, तो क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ टाइम होगा? फिलिप अपने मन में सोचता है कि यह आदमी कौन है और वो मुझे कैसे जानता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि उस मोमेंट पे फिलिप को लोगन की आंखों में स्ट्रांग इमोशन फील हुआ। एक ऐसा इमोशन जो कि फिलिप ने बहुत बिजनेसमैन की आंखों में देखा था। वो है लालच। वो घबराने लगता है और अपने मन में कहता है कि उस टाइम मैं उसके आर्मर को देख के ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन ये एक मर्सिनरी है। जैसे ही लोगन उसे कुछ कहने वाला रहता है, तभी फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दे सकता। अभी वो डेट नहीं आया है, तो 3 दिन बाद आना। अभी मेरा सामान नहीं बिका है, तो यहां से चले जाओ और 3 दिन के बाद आना। लोगन उसे समझाता है कि वो पैसा लेने नहीं आया है, लेकिन फिलिप लोगन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता
और कुत्तों जैसे भौंकते हुए कहता है कि मुझे अभी पैसा नहीं मिला है, इसलिए मैं तुझे अभी पैसा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ देर बाद फिलिप को समझ में आता है कि लोगन ने क्या कहा और वो शांत हो जाता है। अपने मन में कहता है, क्या वो मुझसे पैसे मांगने नहीं आया? लोगन कहता है कि फिलिप पहले शांत हो जाओ। मैं वो पर्सन नहीं हूं जो तुमसे पैसे मांगने आया हूं, लेकिन मैं तो तुम्हें पैसे देने आया हूं। मैं तुम पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। फिलिप थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इन्वेस्टमेंट? लोगन उसे सारी बात बता देता है तो वो बोलता है, क्या सच में? लोगन अपने मन में सोचता है कि सच में वो मुझसे पैसा मांगने नहीं आया, लेकिन वो एक पागल कमीना है। वो ऐसे पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका बिजनेस डूब गया है। लेकिन अगर ये सच है तो मुझे जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और वो हिम्मत करते हुए लोगन से कहता है कि तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? लोगन कहता है, तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा ताकि तुम अपना कर्ज चुका पाओ, और मैं तुम्हें कम बैक करने में भी हेल्प करूंगा। फिलिप तो बेचारा हैरान हो जाता है। तभी वो कुछ देखता है और कहता है कि वेट, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो बहुत गंदा था। क्या वो इतनी दूर से आया था? लेकिन जैसे ही लोगन के आर्मर के ऊपर से वो मिट्टी हटती है तो उसका सिंबल दिख जाता है। फिलिप अपना अजीब सा शक्ल बना लेता है, मानो कि उसका मुंह ही पूरा खराब हो गया हो उस सिंबल को देख के। लोगन कहता है कि तुम्हें कितना चाहिए? मैं उसे ज्यादा देने का ट्राई करूंगा। फिलिप कहता है कि तू कमीना है, तू बदमाश है। लोगन को कुछ समझ में नहीं आता तो फिलिप गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तू मुझे धोखा देना ही चाहता था तो तुझे अच्छे से तैयारी करके आना चाहिए था, बिल्कुल दूसरे कमीनों की तरह जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। तू कोई इन्वेस्टर नहीं है। जो तेरे चेस्ट के ऊपर वो सिंबल है वो बिलोंग करता है साउथ मैकलिन फैमिली से। ये एक भिखारी परिवार है जो कि अपने ही ससुराल से फंडिंग मांगता है सपोर्ट के लिए। लोगन घबरा जाता है। आगे फिलिप कहता है कि लेकिन तू मुझ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कि अपनी फैमिली का कर्ज भी नहीं चुका सकता। तू धोखा देते हुए पकड़ा गया तो तुझे फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा। लेकिन तेरे पास तो पैसा ही नहीं, तो तू धोखा मुझे कैसे देगा? तू गलत बंदे के पास आ गया स्कैम करने के लिए, क्योंकि मैं पहले से ही टूट चुका हूं। क्या तू समझ रहा है? लोगन उसकी बातें सुन के अपने मन में सोचता है कि उसकी जजमेंट स्किल काफी अच्छी है। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो सैड हो गया है। मैं उसे कैसे खुश करूं? फिलिप कहता है कि मेरे पास ना खाने के और ना मरने के ठीक से पैसे हैं। तभी लोगन को कुछ याद आता है और कहता है कि फिलिप इधर देखो। फिलिप कहता है कि अब क्या? अब तू क्या करने वाला है? उतने में लोगन अपने हाथों में फोर्स ऑरा को दिखाता है। फिलिप देख के हैरान हो जाता है और कहता है, क्या फोर्स ओरा? अपने मन में कहता है कि इतनी कम एज में अपने ओरा को अवेकन करना, उसके जैसे टैलेंटेड पर्सन मुझे स्कैम करने के बारे में क्यों सोचेगा? नो बे, ये तो अपने फ्यूचर को बर्बाद करने जैसा होगा। फिर फिलिप शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे साथ हाल फिलहाल में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सेंसिटिव था। लेकिन आपको मुझसे क्या काम था? लोगन कहता है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूं। मैं तुम्हें नौकरी पर रखना चाहता हूं, वो भी हमेशा के लिए। फिलिप कहता है, क्या? मुझे हायर करना और नौकरी पर रखना? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैकलिन फैमिली के पास उतना पैसा होगा कि आप मुझे हायर कर पाओ। तभी उतने में लोगन अपना बैग पटकता है और कहता है कि तुम्हें अभी कितना पैसा चाहिए तुम्हारे कर्ज को चुकाने के लिए? तब फिलिप बोलता है, लगभग 2.5 लाख। लोगन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 लाख गोल्ड दूंगा तुम्हारे कर्ज को चुकाने के लिए, और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें 30,000 भी दूंगा। और जैसे ही बैग को खोलता है, फिलिप चौंधिया जाता है और कहता है कि ये लाइट, ये तो पैसा है। लोगन कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें अभी पूरा टोटल अमाउंट 5,50,000 देता हूं, वो भी कैश में, तुम्हें हायर करने के लिए। फिलिप इतना पैसा देख के हैरान हो जाता है, मानो कि उसे लोगन के अंदर एंजल दिख रहा हो। उसके बाद लोगन फिलिप को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहता है और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिलिप साइन भी कर देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। एक लड़की कहती है कि ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। अगर तुम अपने बॉस को हार्म करने का कोशिश करोगे तो तुम्हें दर्द होगा, मानो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही हो। फिलिप को रियलाइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही वो लोगन का एक सर्वेंट बन गया। वो लड़की आगे कहती है कि अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है
तो तुम्हें एक हाई रैंक का नाइट बनना पड़ेगा अपने फोर्स ओरा को अवेक करके, या तुम एक मैजिशियन के पास जाके उसको 4 गुना पैसा देके इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वा सकते हो। उस लड़की की बात सुन के फिलिप हैरान हो जाता। लोगन कहता है कि मैं पहली मुलाकात में किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे गारंटी भी चाहिए होती है। फिलिप तो सैड हो जाता है। तो लोगन कहता है कि एक बार जब हम अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर लेंगे तो मैं तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा दे दूंगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तो अब चलो एक साथ हम मिलके काम करें, वो भी अच्छे से। फिलिप पहले तो अपने मन में सोचता है कि जबकि ये सब हो चुका है तब मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, और उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिलिप कहता है, ठीक है, चलो मिलके काम करें। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? लोगन कहता है कि सबसे पहले हम कुछ मॉन्स्टर का मीट खरीदेंगे। फिलिप अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम तो एक साइको हो। अपने मन में कहता है, क्या मॉन्स्टर का मीट? लोगन कहता है कि तुमने तो अचानक से अपना मूड ही चेंज कर दिया। अपने मन में सोचता है, वेल, ये सेंस बनाता भी है। मॉन्स्टर के ब्लड और मीट में पॉइजन होता है, इसलिए लोग मॉन्स्टर को जला के उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ साल बाद सिचुएशन बदल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मार्केट में आ जाएंगे जो कि मॉन्स्टर के ब्लड और मीट के अंदर के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहां तक कि लोग उस मॉन्स्टर का दवाई बनाने में भी इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमंस के कुछ ऐसे पार्ट जो कि ठीक से काम नहीं करते, ये दवा उनके ऊपर बहुत असरदार होगी। लोगन कहता है कि इसका डिमांड बढ़ जाएगा और इसकी प्राइस आसमान छुएगी। मैं इससे बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं और मैं अपनी फैमिली का कर्ज भी चुका दूंगा। फिलिप लोगन को ऐसे करते हुए देख के अपने मन में सोचता है कि वो जरूर अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहा होगा। क्या मुझे यहां से भाग जाना चाहिए? अगले सीन में फिलिप हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मिलियंस? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कह रहे हो कि हम मॉन्स्टर के मीट से मिलियंस पैसा कमा सकते हैं? लोगन कहता है कि पहले शांत हो जाओ। अगर मैं इसमें और भी इन्वेस्ट करता हूं तो हम इससे और भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। हमें पता चलता है कि वो लोग एक बार के अंदर आए हुए रहते हैं। फिलिप बोलता है कि मैं इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन क्या तुम इसके बारे में शो हो? फिलिप कहता है कि तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर की प्राइस पर पीस के हिसाब से है, क्योंकि अभी मीट की कोई कीमत नहीं है। लोगन कहता है कि हाँ, आजकल मॉन्स्टर को पकड़ के वो लोग जला देते हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। लोगन कहता है, आगे अगर हम मर्सनरीज को हायर करके मॉन्स्टर को हंट करवाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा मीट होगा। लोगन कहता है कि मेरे पास उससे भी एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम जाके गिल्ड को इसका रिक्वेस्ट देते हैं। अगर गिल्ड हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और वो मॉन्स्टर को हमारे लिए पकड़ के लाती है तो ये हमारे लिए फायदे का होगा, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का भी पैसा बचेगा। लोगन हैरान हो जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। कुछ देर ऐसी बातचीत करने के बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग गिल्ड से ही मॉन्स्टर को लेंगे। तभी लोगन को कुछ याद आता है और फिलिप से कहता है, हाँ, और एक बात। फिलिप कहता है, वो क्या है? लोगन उसको एक पर्चा देता है और कहता है कि ये उन सारे सामान का नाम है जो कि तुम्हें खरीदना है। फिलिप उस पर्चे में कुछ नाम पढ़ता है और कहता है, आयरनवुड, स्प्रिंग, ग्लू। क्या तुम कोई खिलौने बनाने के बारे में सोच रहे हो? लोगन बोलता है कि उससे भी अच्छी चीज। वो अपने मन में सोचता है कि मैं उसे अभी नहीं बता सकता कि मैं ये सारे सामान का यूज वेपन बनाने में करूंगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिटी ऑफ मर्सनरीज, हेरून। वहां हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे हायर करना चाहते हो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में। हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये ए रैंक मर्सनरी है और इसका नाम है केलोन। अभी मैं फिलहाल इस मर्सनरी का नाम एलेक्स रखूंगा। एलेक्स कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने कभी भी इंस्ट्रक्टर का काम नहीं किया है। लोगन कहता है कि अरे, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस सी रैंक के मर्सनरी को ट्रेन करना है जिन्हें मैं हायर करने वाला हूं। तो एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहां से सुना, लेकिन मैंने कुछ छोटे बच्चों को सिर्फ गाइड किया था। तुम्हें एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर के पास जाना चाहिए। लोगन अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूं कि वो कैसा है, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में मैंने उसके साथ काम किया है।
एलेक्स वो सभी वेपन चलाने में माहिर है और यहां तक कि उसे हॉर्स राइडिंग भी आती है। इसके अलावा एलेक्स की वैल्यू तब बढ़ जाएगी जब वो एक इंस्ट्रक्टर बनेगा। उसने अनजाने में ही बहुत लोगों को मोटिवेट किया, उनकी स्किल को इंप्रूव करने में हेल्प किया, और जिन जिन को उसने गाइड किया उन सभी का स्किल इंप्रूव हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये सब एलेक्स की वजह से हुआ है। उसके बाद उन लोगों ने एलेक्स को एक इंस्ट्रक्टर बना दिया। लेकिन अभी देख के लग रहा है कि उसका मूड खराब है, तो लगता है कि अब मुझे पैसे का यूज करना चाहिए। लोगन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 4000 गोल्ड दूंगा। एलेक्स हैरान रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता। तभी उसे रियलाइज होता है और अपने मन में सोचता है कि क्या 4000 गोल्ड? एरैंग के एक मर्सनरी को कम से कम एक मिशन के दौरान सिर्फ 2000 ही गोल्ड मिलता है, लेकिन वह मुझे 2 गुना ऑफर दे रहा है। नहीं नहीं, मैं उसके चक्कर में नहीं फंस सकता। वो लोगन से कहता है, एलेक्स मैं ये तुमसे दोबारा कह रहा हूं, मैंने कभी भी इंस्ट्रक्टर के रूप में काम नहीं किया है। लोगन कहता है कि क्या ये काफी नहीं है? तब 6000 गोल्ड। एलेक्स कहता है कि मैं सिर्फ कॉम्बैट मिशन को ही प्रेफर करता हूं। लोगन कहता है कि ओ ऐसा है क्या? तब मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं है। 7000 गोल्ड। जैसे ही 7000 गोल्ड की बात उसके कान में जाती है तो एलेक्स के कान खड़े हो जाते हैं और दीवार के अंदर एक पंच मार देता है और कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? पैसे से हर चीज नहीं मिल सकती। लोगन कहता है तब 8000 गोल्ड। और जैसे ही 8000 गोल्ड सुनता है तो वो मान जाता है। वो कहता है मैं भी आपके बारे में ही सोचता हूं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। और वो लोगन के सामने घुटने टेक के कहता है कि थैंक यू एडवांस में मिस्टर एम्प्लॉयर। कुछ देर बाद ही एलेक्स को पता चल जाता है कि लोगन मैकलिन फैमिली का यंग मास्टर है। लोगन कहता है एलेक्स क्या तुम क्यूरियस हो कि मैं तुम्हें हायर क्यों कर रहा हूं? एलेक्स कहता है कि जब तक आप मुझे पैसा दे रहे हो मुझे एक घंटा परवाह नहीं। वो लोग ऐसे जा ही रहे होते हैं, तभी एक आवाज आती है कि होई तू कमीने ठीक से चल। एलेक्स उस आवाज की ओर देखता है जहां एक बंदा अपने स्लेव को मारते हुए कहता है कि ठीक से चलो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। एलेक्स सारे स्लेव्स को देखते हुए लोगन से कहता है जैसा कि आपको इस जगह के बारे में पहले से ही पता है, हारन सिटी, इसे एक निकनेम से भी बुलाया जाता है, मर्सनरी और गुलामों का सिटी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको और भी गुलाम देखने मिलेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्लेव मार्केट है। लोगन कहता है कि हाँ मैं जानता हूं और मैं इस स्लेव मार्केट में एक स्लेव खरीदने आया हूं। उतने में एक बंदा लोगन को नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है ये तो देखने में एक चोमू लगता है, मैं इसे अच्छा बेवकूफ बना सकता हूं। वो लोगन से कहता है कि हे यंग मास्टर, आप जरूर यहां पर एक स्लेव लेने आए होंगे। हमारे पास बहुत अच्छे स्लेव हैं, आपको ऑफर भी मिलेगा। लोगन उसकी बात पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो बंदा रुकता नहीं है और कहता है कि हम आपको 50% का डिस्काउंट भी देंगे। तभी एलेक्स उसको घूर के देखता है तो उस बंदे की फट जाती है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार एलेक्स उसके साथ क्या कर रहा है। लोगन अपने मन में सोचता है कि एलेक्स को अपने साथ रखना एक अच्छा आइडिया था। तभी लोगन सोचते सोचते एक शॉप के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है कि इस शॉप पे बहुत सारे स्लेव्स हैं, दूसरे शॉप के कंपेयर में लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूं। शॉप से एक ओल्ड मैन निकलता है और लोगन के पास जाता है और कहता है कि ओ यंग मास्टर, आप यहां पर आए हैं, जरूर आपको कोई स्लेव चाहिए। तो लोगन कहता है कि हाँ मुझे एक ड्वार्फ चाहिए। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ आप सही जगह पे आए हैं, अंदर चलिए, हमारे पास दूसरे रेस के भी स्लेव हैं, इसलिए हमें उनका स्पेशल देखभाल करना पड़ता है, प्लीज अंदर चलिए। उतने में लोगन की नजर साइड में जाती है, वो कुछ एल्फ स्लेव्स को देखता है। ओल्ड मैन कहता है कि इन एल्फ को पकड़ना थोड़ा हार्ड काम होता है, इसलिए इनकी प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर बाय चांस आपने कहीं एल्फ को देखा है किसी भी जगह पर तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। उतने में लोगन उस बुढ़े को कहता है कि बकवास करना बंद कर और उसे मेरे पास लेके आओ। हम देखते हैं कि लोगन एक ड्वार्फ की बात कर रहा होता है। ओल्ड मैन कहता है ठीक है, आपने कहा था कि आपको एक ड्वार्फ चाहिए। फिर हमें वो ड्वार्फ दिखाया जाता है और ओल्ड मैन कहता है वेल, जैसा कि आप उसे देख सकते हैं वो एक ड्वार्फ है जो कि आपके बहुत काम आएगा। वो एक ग्रेट क्राफ्ट्समैन है और उसका रैंक एक्सपर्ट रैंक है। लोगन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है
क्या एक्सपर्ट रैंक? लोगन बताता है कि ड्वार्फ एक ऐसी रेस है जो कि अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सामान बनाते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक्सपर्ट रैंक का ड्वार्फ मिल जाएगा। ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। फिर लोगन उस ओल्ड मैन से उसका प्राइस पूछता है। ओल्ड मैन कहता है जबकि वो एक एक्सपर्ट रैंक है तो कम से कम 2 लाख गोल्ड। जैसे ही लोगन 2 लाख गोल्ड सुनता है उसका तो मुंह ही बंद हो जाता है और कहता है, क्या तू मुझे पागल बना रहा है? लोगन को ऐसे देख के वो बुढ़ा हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता और वो कहता है, लास्ट प्राइस 50,000 गोल्ड। मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। लोगन ये डील फिक्स कर लेता है और उस ड्वार्फ को लेके जाने लगता है। पीछे से वो बुढ़ा बोलता है कि अब दोबारा यहां कभी मत आना। एलेक्स अपने मन में सोचता है कि कितना अच्छा नेगोशिएशन था। उसने एक ही बार में 1.5 लाख गोल्ड कम कर दिया। उतने में वो ड्वार्फ लोगन से कहता है कि हे ह्यूमन, तू सच में कितना निर्दयी है। लोगन कहता है कि ये बेसिक है नेगोशिएशन करना। ड्वार्फ बोलता है कि छोड़ो इसे, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? तो लोगन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे घर, और मैं तुम्हें वो काम दूंगा जो तुम करोगे। ड्वार्फ सैड हो जाता है और कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था। लोगन अपने मन में बताता है कि ड्वार्फ अपने हाथों के स्किल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गुलाम ड्वार्फ के बारे में केस अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक क्राफ्ट्समैन होने के बावजूद भी पैशनेट नहीं होते। उनमें जोश नहीं होता। वो कोई भी सामान अच्छे से नहीं बनाते। लेकिन उस ड्वार्फ से मुझे काम करवाना है तो उसके अंदर जोश जगाना होगा। फिर लोगन उस ड्वार्फ से कहता है कि 20 साल, अगर तुम 20 साल तक मेरे लिए अच्छे से काम करते हो और अपना बेस्ट देते हो तो मैं तुम्हें वापस माउंटेन जाने दूंगा। और वैसे भी 20 साल तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं है ना? लोगन की बात सुनकर ड्वार्फ की आंखों में एक उम्मीद नजर आती है और वो कहता है कि लेकिन कैसे? क्या सच में तुम मुझे जाने दोगे? उतने में एक आवाज आती है कि उसे पकड़ो। हमें दिखाया जाता है कोई भाग रहा होता है और पीछे से एक टकला कहता है कि उन गुलामों को पकड़ो, वो भाग रहे हैं। फिर वो गुलाम लोगन के साइड से गुजरते हैं। लोगन भी उन गुलामों को देखता है जो कि छोटे बच्चे रहते हैं। तभी लोगन की नजर उसकी आंखों में जाती है जो कि एक लाल और एक ब्लू कलर की आंखें रहती है। वो गुलाम वहां से भाग रहे होते हैं। वो टकला पीछे से बोल रहा था कि उन्हें पकड़ो, लेकिन वो गुलाम सभी के बीच से गुजरते हुए वहां से तेजी से भाग रहे होते हैं। जैसे ही वो भाग रहे होते हैं तभी वो साइड में कुछ नोटिस करता है। देखते हैं एक बंदा जो कि एक लात मारता है और उन्हें वही गिरा देता है और कहता है उस टकले बंदे से कि मैंने इसे पकड़ लिया। वो टकला बंदा उसे पकड़ते हुए कहता है कि तू कमीने, और अपने पैरों के साथ मारते हुए कहता है कि तू जैसे नीच कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। लेकिन वो बच्चा अपनी बहन को बचा रहा होता है। उसकी बहन बोलती है कि भाई, लोगन उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा होता है तो पीछे से एलेक्स कहता है कि ये नॉर्मल बात है यहां पर, हमें अब यहां से चलना चाहिए। लोगन कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन वो अपने मन में कहता है उन बच्चों को देखते हुए कि उनके ब्लू बाल, लाल आंखें और ब्लू आंखें, वो कुछ फैमिलियर फील करा रहा है मुझे। तभी लोगन को याद आ जाता है और कहता है विक्टर। पीछे से एलेक्स कहता है कि क्या हुआ? लोगन कहता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं था, बस मुझे कुछ मिनट दो। और अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ग्रेट किलर से मिलूंगा यहां पर। मेरे पास्ट लाइफ में किंगडम में एक फेमस ओरा यूजर था जो कि अपने पास्ट लाइफ में वो एक स्लेव था जो कि अपने मालिक को मार के भाग गया था। उसे काउंटलेस नाइट और सोल्जर पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने अकेले ही सभी को मार दिया और जाकर कहीं छुप गया। लगभग 10 साल के बाद वो दोबारा आया। वो एक ओरा यूजर बन गया था। उसने सबसे पहले उस फैमिली को खत्म किया जो कि उसका पहला मालिक था। तब से उसने ग्रैंडिया किंगडम के सभी नोबल्स को मारना स्टार्ट कर दिया जो कि स्लेव्स को खरीदते और बेचते थे। ओरा यूजर के रूप में उसे एक नोबल स्लेयर का टाइटल दे दिया गया। मेरे मर्सनरी बनने के 1 साल बाद ही वो अपने मालिक को मार के भाग गया था। अगर मैं अभी टाइमलाइन को देखूं तो इसे अभी तक खरीदा नहीं गया है, लेकिन मैं इसे अभी बचा लेता हूं तो मेरे पास फ्यूचर में एक ओरा यूजर होगा। हालांकि इस लड़के के अंदर एक प्रॉब्लम है। तभी वो लड़का उस टकले के पैर को काट लेता है। टकला कहता है कि अरे इस कमीने को मुंह से कोई दूर करो, वो एक पागल साइको है। लोगन सोचता है
अगर वो एक लिटिल वेपन है जो कि बाद में अपने मालिक को ही मार देगा, तो इससे अच्छा होगा कि मैं उसे अभी अपना एलाई बना लूं। तभी वो टकला बंदा गाली देते हुए कहता है कि तू सन ऑफ अ बिच, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अपने पैरों के साथ अटैक कर देता है। लेकिन उसके पैरों को ही बीच में कोई रोक लेता है। टकला कहता है कि कौन है, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की। जैसे ही वो टकला बंदा अपने साइड में देखता है, लोगन को देख के सोचता है कि देख के लग रहा है कि कोई यंग मास्टर है, जरूर ये कोई कस्टमर होगा। फिर वो टकला अपने पैर को पीछे हटा लेता है और लोगन से कहता है कि आप जरूर एक कस्टमर हो। कितना एम्बेरसिंग है कि आप मुझे देख रहे हो जब मैं अपने स्लेव को ट्रेन कर रहा था। मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? लोगन कहता है कि मैं उन गुलामों को खरीदना चाहता हूं। टकला कहता है कि आपका मतलब है उन बच्चों से? वो एक रेयर रेस से है जिनकी आंखें ब्लू और रेड है। वो स्पेशल बच्चे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा महंगे हैं। क्या आप योर है? लोगन कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे प्राइस बताओ। टकला कहता है कि एक का 10,000 गोल्ड। लोगन अपने मन में कहता है कि एक जवान गुलाम की कीमत 300 होती है, लेकिन वो कमीना बहुत ज्यादा पैसे बोल रहा है उन बच्चों के जिनकी हालत भी खराब है। हालांकि एक ग्रेट किलर को देखते हुए 10,000 अभी भी कम है, लेकिन उस कमीने को पता नहीं है, और सबसे बढ़कर वो एक बड़ा ठग है, तो इसलिए मैं उसे पैसे तो कमाने नहीं दूंगा। लोगन उस टकले से कहता है कि बच्चों के लिए 30 गुना प्राइस, जिनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, पता नहीं कि वो कब तक टिकेंगे। वो लड़की भी उनकी बातें सुन के हैरान हो जाती है। फिर वो अपने भाई को जगाने लगती है। टकला लोगन से नेगोशिएशन करता है कि जैसा कि आप देख सकते हो वो स्पेशल बच्चे हैं। लोगन कहता है कि मैं तो एक का 500 गोल्ड दूंगा उनकी ऐसी हालत को देखते हुए। टकला कहता है कि ओ सर, ये तो उनके ओरिजिनल दाम को भी कवर नहीं कर रहा। लोगन गुस्से से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं किसी गुलाम की कीमत नहीं जानता, और अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा टाइट पकड़ लेता है। टकला बंदा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि वो बच्चे हमेशा से प्रॉब्लम रहे हैं और फ्यूचर में भी जरूर प्रॉब्लम करेंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उनसे छुटकारा पालूं। वो लोगन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि थैंक यू बिजनेस करने के लिए सर। अगले सीन में देखते हैं विक्टर की आंखें खुलती है। वो देखता है कि वो एलेक्स की पीठ पे है। एलेक्स उसको देखता है और कहता है कि ओ तुम जाग गए, तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब थी, मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगे। तभी पीछे से उसकी बहन रिया बोलती है, भाई। विक्टर लोगन को देखता है तो लोगन कहता है कि तुम तो कुछ ही टाइम में जाग गए। लोगन अपने मन में कहता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं सीक्रेटली अपने फोर्स को निकाल रहा था ताकि वो उसे अब्सॉर्ब करे। हम देखते हैं कि लोगन अपनी फोर्स एनर्जी को निकाल के उसके अंदर डाल रहा होता है। लोगन आगे कहता है कि हालांकि मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि क्या उस बच्ची ने मेरे फोर्स एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया है। हम देखते हैं कि वो लड़की फोर्स एनर्जी को देख रही होती है। लोगन अपने मन में कहता है, लेकिन एलेक्स मेरे फोर्स एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये जरूर कोई कोइंसिडेंस होगा। उतने में विक्टर एलेक्स के कंधे से जंप करते हुए लोगन के ऊपर अपने पंच के साथ अटैक कर देता है, लेकिन लोगन बहुत इजीली विक्टर के अटैक से बच जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। लोगन उसे अपनी ओर खींचता है और अपने दूसरे हाथ से विक्टर के गले को पकड़ लेता है। विक्टर की हालत खराब हो जाती है। लोगन अपनी फोर्स एनर्जी को निकालते हुए कहता है कि हे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर बहुत स्पिरिट है। उसकी बह नग घबरा जाती है। विक्टर बोलता है कि रिया, जल्दी से यहां से भागो। लोगन कहता है कि हे बच्चे, क्या तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तू कौन से सिचुएशन में है? क्या मैं तुझे उस गुलाम मर्चेंट की तरह दिखता हूं? विक्टर लोगन को देख के डर जाता है। लोगन बोलता है कि हे बच्चे, मैं मानता हूं कि तेरे अंदर फाइट करने का बहुत जोश है, लेकिन अपने अपोनेंट के बारे में तुझे पता होना चाहिए कि तू किससे फाइट कर रहा है। ये मेरा फाइनल वार्निंग है। आई होप कि तू इसे समझ गया होगा। अगर तू मेरी बात मानता है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तू और तेरी छोटी बहन सेफ रहोगे, लेकिन दोबारा कुछ ऐसा करता है तो मैं उसी आदमी के पास तुझे छोड़ दूंगा। ऑफ कोर्स इसमें तेरी बहन भी शामिल होगी। फिर लोगन विक्टर को छोड़ देता है। वो नीचे गिर जाता है। लोगन कहता है, ये इनफ होना चाहिए। फिर लोगन विक्टर को कहता है कि मेरा प्लान है तुझे एक नाइट के रूप में बड़ा करना। अगर तू मेरी बात मानता है तो तू एक नाइट बन सकता है। वो हैरान हो जाता है
और कहता है कि क्या क्या मतलब है आपका सर? लोगन कहता है कि राइट, तुझे पता ही होगा कि एक नाइट हॉरिबल नोबल होते हैं। अगर तू एक नाइट बन जाता है तो तेरे गुलाम का स्टेटस हट जाएगा। सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरी बहन का भी। विक्टर अपनी बहन की ओर देखता है और जोश के साथ बोलता है कि ठीक है, मैं ये करूंगा। लोगन अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, उसकी बहन ही सबसे बड़ी कमजोरी है। लोगन कहता है, बहुत अच्छा, घर चलते ही मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। फिर लोगन उस द्वार से बोलता है कि हमार, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमार मान जाता है। लोगन कहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला हूं। हमार कहता है, क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट? लोगन कहता है कि हां, ये एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। फिर लोगन एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और हमार को सारी चीजें बता देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर हमार लोगन के लिए 20 साल तक अपना बेस्ट काम करेगा तो लोगन उसे वापस माउंटेन भेज देगा। हमार हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या माउंटेन पे सच में तुम मुझे मेरे लोगों के पास भेज दोगे? लोगन कहता है कि क्या तुम नहीं जाना चाहते? हमार कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूं। मैं वो सारा काम करूंगा जो तुम कहोगे। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो कहता है, थैंक यू ह्यूमन, नहीं, थैंक यू मास्टर। लोगन अपने मन में कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट से ही उसका जोश इतना बढ़ गया। मुझे इस सिटी के अंदर एक क्राफ्ट्समैन भी मिल गया। कहानी सुनाने वाला आता है और कहता है कि इसी बीच लोगन को यह नहीं पता था कि उसके अजीब बिहेवियर के रूमर्स मैकलिन फैमिली में फैल चुके थे। लोगन की रेपुटेशन इतनी गिर गई है कि उसे अंडरग्राउंड होना पड़ा। रिक, जो कि सभी चीजों को ठीक कर रहा था, वो भी दबा जा रहा था और कहता है, आप कहाँ हो यंग मास्टर? आपने ये क्यों? अगले सीन में रिक को देखते हैं जो खुश हो जाता है और कहता है कि ओ यंग मास्टर, आप वापस आ गए। लोगन कहता है, रिक, तुम कैसे हो? तो रिक लोगन के पास जाता है और कहता है कि यंग मास्टर, तुम कमीने। नहीं, मेरा मतलब, क्या आप सच में सीरियस है? लोगन कहता है कि तुम हंसते हुए काफी अच्छे दिख रहे हो। रिक कहता है कि आपने ये क्यों किया? क्या पागल हो गए हैं? दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप एक परवर्ट हो। आप मॉन्स्टर के मीट को खरीद रहे हो और उनके साथ 1 इंच का घोड़ा, वो भी 5 लाख गोल्ड कॉइन में। कुछ दिन बाद हमें फिलिप दिखाया जाता है जो सभी मर्चेंट्स को मॉन्स्टर मीट के बारे में बोलता है। एक मर्चेंट हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मॉन्स्टर मीट? क्या तू पागल हो गया है? फिलिप कहता है कि मैकलिन फैमिली के पहले यंग मास्टर लोगन सभी मीट को खरीद रहे हैं। फिलिप की बात सुन के दूसरे मर्चेंट बात करने लगते हैं। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर पास्ट में ऐसे थे। वो उन्हें पागल कमीना समझता था, पर वो तो स्कमबैक निकला। खैर, वो मर्चेंट से कहता है कि 1 kg का एक गोल्ड मिलेगा। मर्चेंट्स हैरान हो जाते हैं। फिलिप समझाता है कि अगर कोई कचरा भी अच्छे दाम पर खरीदना चाहे तो लोग उसे जमा करके बेचेंगे ही। वो कहता है कि अगर पैसा चाहिए तो मीट लेकर आओ, 5 kg के 5 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। जब लोगन ये सुनता है कि रूमर्स फैल रहे हैं कि वो पैसा खर्च करके सिर्फ मॉन्स्टर मीट खरीद रहा है, तो उसे लगता है कि फिलिप अपना काम अच्छे से कर रहा है। रिक कहता है, यंग मास्टर, आप ऐसे कैसे हंस सकते हो? लोगन के साथ आए लोग भी हैरान होते हैं। लोगन रिक से कहता है कि चिंता मत करो, ये रूमर्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। रिक कहता है कि आपको ना शांत नहीं होना चाहिए। पेट्रास ने भी ये रूमर सुने हैं और वो बहुत गुस्से में है। अगले सीन में पेट्रास काफी गुस्से में दिखता है और लोगन से पूछता है, क्या तुम्हें ट्रिप में मजा आया? लोगन कहता है कि ट्रिप काफी अच्छा था। पेट्रास कहता है कि मैंने तुम्हारे पागलपन भरे कामों के रूमर सुने हैं। लोगन जवाब देता है कि रूमर्स तो बस रूमर्स होते हैं, आज है कल नहीं, और मुझे अपने काम पर जरा भी शर्म नहीं है। लोगन की बातें सुनकर उसकी स्टेपमदर मारिया ट्रिगर हो जाती है और कहती है, देख रहे हो हनी, यंग मास्टर को अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है और उसकी हरकतें फैमिली को बदनाम कर रही हैं। तभी लोगन कहता है, मदर, ये बहुत हो गया। मैं अपनी सगाई के टूटे हुए पैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके नहीं। उसकी मदर गुस्सा हो जाती है और पेट्रा से कहती है कि क्या तुम अभी भी इसका साथ दोगे? पेट्रास अपनी वाइफ को शांत कराता है, पर वो चुप नहीं होती। तब पेट्रास गुस्से से चिल्लाता है, चुप हो जाओ। वो कहता है कि मैं लोगन के साथ अकेले में बात करना चाहता हूं, तुम यहां से चली जाओ। मारिया घबराकर वहां से चली जाती है। पेट्रास लोगन से कहता है,
तुम्हारे साथ क्या गलत है? चलो खुल के बात करें कि तुम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो। लोगन सोचता है कि इस बार पिता आसानी से नहीं मानेंगे। वो कहता है कि अगर मैं आपको बताता भी हूं तो आप उसे नहीं समझोगे। पेट्रास कहता है, बेटे, मुझे नहीं बल्कि तुम्हें समझना चाहिए। क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि लोग तुम्हें वॉलेंट, क्रूर, लालची और पागल कहते हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हें कब तक कवर करूं और तुम्हारी मां को क्या बहाना बनाऊं कि मैंने अपना बेस्ट किया। लोगन हैरान हो जाता है कि पेट्रास ने उसकी मां का जिक्र किया, जो उसने पिछली जिंदगी में घर से निकालते वक्त भी नहीं किया था। उसे लगता है कि पिता ने अभी उम्मीद नहीं खोई है। लोगन कहता है, प्लीज मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, मैं अपने हर एक्शन का रीजन प्रूव कर दूंगा। पेट्रास कुछ नहीं बोलते। सीन कट होता है और पेट्रास अकेले बैठकर अपनी पत्नी रीना के लॉकेट को देखते हुए सोचते हैं कि पेरेंट्स के बीच फेवर वर्ड का यूज करना कितनी अजीब बात है। वो रीना से किया वादा याद करते हैं कि वो बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे, पर वो खुद को नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं। दूसरी तरफ लोगन खुश होकर रोनियर से कहता है, रोनियर, तुमने आखिरकार अपनी ओरा फोर्स को अवेक कर लिया। रोनियर कहता है कि उसे पता था कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। लोगन हैरान है कि 14 साल की उम्र में ओरा अवेक करना सच में टैलेंट है। रोनियर बताता है कि जब गार्ड्स उसे रोक रहे थे तब गुस्से में उसकी फोर्स अवेक हो गई। लोगन उन नाइट्स की हालत देखता है जिन्हें रोनियर ने पीटा था और सोचता है कि अगर वो रोनियर को सीख रहे। सीन कट होता है और मैकमिल फैमिली का मैनेजर बताता है कि उसने 350 सी रैंक मर्सनरीज को रिक्रूट किया है। मर्सनरीज आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और लोगन के आर्मर और स्वॉर्ड का मजाक उड़ाते हैं। लोगन सोचता है कि जब तक इनकी जुबान पर लगाम नहीं लगेगी ये नहीं सुनेंगे। वो एक मर्सनरी की तरफ इशारा करता है जो लोगन के हथियार उठाने का मजाक उड़ा रहा था। वो टकला मर्सनरी खड़ा होता है और कहता है कि तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना। दूसरे मर्सनरीज कहते हैं कि वो बी रैंक बनने वाला है। वो टकला मर्सनरी लोगन से कहता है कि मैं तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। लोगन अपनी ओरा फोर्स का यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच उस टकले के मुंह पर मारता है। पंच इतना पावरफुल था कि उसकी नाक और दांत टूट जाते हैं और वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। बाकी मर्सनरीज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लोगन कहता है, क्या कोई और है जो खुद को प्रूव करना चाहता है? अगर किसी को खुजली हो रही है तो आकर मिटा सकता है। मर्सनरीज हैरान है कि इतनी कम उम्र में कोई ओरा का यूज कैसे कर सकता है। एलेक्स भी हैरान होता है। लोगन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसने उन्हें हॉर्सबैक क्रॉसबोमैन बनाने के लिए बुलाया है। एलेक्स कहता है कि घोड़े पर बैठकर क्रॉसबो लोड करना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें पैरों की हेल्प चाहिए होती है। लोगन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इसका रीजन बाद में पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद लोगन देखता है कि 350 में से 312 मर्सनरीज टेस्ट में पास हुए हैं। वो हमार ड्वार्फ के पास जाता है और उसे क्रॉसबो का ब्लूप्रिंट दिखाता है। हमार ब्लूप्रिंट देखकर कहता है, एक ही बार में 3 एरो शूट करने वाला क्रॉसबो, ये कितना बकवास आइडिया है। कौन कमीना ऐसा सोचता है? लोगन कहता है, वो मैं हूं। हमार तुरंत अपनी बात पलट देता है और तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लोगन उसे कुछ टिप्स बताता है। हमार हैरान हो जाता है। जब लोगन कहता है कि ह्यूमंस ने ये पहले ही बना लिया है तो हमार का ईगो जाग जाता है। वो कहता है कि मैं इसे 1 महीने में बना दूंगा और दिखाऊंगा कि ड्वार्फ किसी से कम नहीं है। सीन कट होता है और ट्रेनिंग ग्राउंड पर लोगन विक्टर को और तेज भागने के लिए कहता है, जबकि विक्टर की सांसें फूल रही होती है कि उन्हें यहां लाने के बाद खाना और थोड़े सोने के बाद मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसमें इतना बदलाव आ जाएगा। तभी विक्टर दौड़ते दौड़ते उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। लोगन कहता है कि ठीक है, आज के लिए इतना काफी हुआ। विक्टर थक जाता है। तभी उसकी बहन भागते हुए जाती है और कहती है, भाई। लोगन कहता है कि 14 साल की एज में बिना थके 20 किलोमीटर तक लगातार भागना वो सच में टैलेंटेड है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है उस बच्चे के अंदर, वो है उसकी सहन शक्ति। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो अपने मन से वॉरियर नहीं बना था। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास्ट लाइफ में उसके बदलने का कारण उसकी जरूर बहन ही होगी। मैं समझ सकता हूं एक परिवार को खोने की कीमत,
तभी लोगन कहता है कि बहुत हुआ टेस्ट, अब हम अगले ट्रेनिंग की ओर बढ़ेंगे, इसलिए खड़े हो। विक्टर खड़ा होता है और तभी लोगन उसकी ओर एक स्वॉर्ड फेंकता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें ग्रैंडिया किंगडम की शॉट टेक्निक सिखाऊंगा, जो कि इस कंट्री के सभी नाइट सीखते हैं। तो मेरी ओर ध्यान से देखो, मैं उस शॉट टेक्निक को तुम्हें दिखाऊंगा। फिर लोगन एक वुडन शॉट से एक स्विंग करता है और उसके आसपास सिर्फ हवा ही हवा उड़ने लगती है। विक्टर लोगन को देखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं थक गया हूं। मैं सच कहूं तो मैं सोना चाहता हूं, लेकिन अगर इस थकान की कीमत अच्छा खाना और अच्छा सोना है तो मैं ये जरूर करूंगा। फिर विक्टर अपनी जी जान लगा देता है और उसी शॉट टेक्निक को परफॉर्म करता है जैसा कि लोगन ने किया था। लोगन उस शॉट टेक्निक को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने उसे दिखाया था। उसने एक ही बार में देखकर उसे कॉपी कर लिया। अगर विक्टर ऐसे ट्रेनिंग करता रहा तो वो जरूर एक दिन अपने रोनिन से आगे निकल जाएगा। फिर लोगन विक्टर को बताता है कि अगर तुमने एक बार अपने स्टैमिना को बिल्ड कर लिया और लगातार 1000 बार उस शॉट टेक्निक को तुम स्विंग कर लेते हो, तब तुम एक नाइट कहला सकते हो। लोगन की बात सुनकर विक्टर थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है, एक नाइट? लोगन उसे कहता है कि हां, तुम ये कर सकते हो और उसे मोटिवेट करता है। विक्टर भी फुल मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि हां, मैं ये जरूर करूंगा। फिर लोगन कहता है कि बहुत अच्छे, अगर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए और भी कुछ चाहिए तो तुम जाकर रिक को बोलना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। विक्टर कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब लोगन कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तो वो कहता है कि हां, लेकिन प्लीज मेरी बहन का ऐसे ही ध्यान रखना जैसे आप अभी रख रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूं। लोगन उसकी आंखों में देखकर अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे। फिर लोगन सोचता है कि हो सकता है कि विक्टर अभी बैटलफील्ड में जाने के लिए कैपेबल ना हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो मैकलिन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। और जो हमारा मर्सनरी कॉर्प्स है, मैं उन पर और वेपन पर भी निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे और भी कुछ प्लान्स बनाने होंगे। तभी सीन कट होता है पेट्रास के रूम की ओर। पेट्रास लोगन से कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? तुम चाहते हो नाइट ऑर्डर की ट्रेनिंग को ज्वाइन करना? लोगन भी फॉर्मेलिटी से बोलता है, यस सर। तभी सीन कट होता है बाहर का। एक बंदा बोलता है कि सभी लोग सुने, हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये नाइट ऑर्डर का कैप्टन रहता है। इसका नाम हेनकिल रहता है, लेकिन मैं इसे अभी कैप्टन ही बोलूंगा। कैप्टन बोलता है कि आज से पहला यंग मास्टर लोगन हमारी नाइट ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। जो दूसरे नाइट रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो इस बात से हैरान नहीं होते कि लोगन ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा है, वो इस बात से हैरान रहते हैं कि उसने डैनियल को हराने के बाद अब वो नाइट ट्रेनिंग को भी मजाक ले रहा है। कैप्टन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से ये कैसे हो गया, और उसे पहले की बात याद आती है। कैप्टन पेट्रा से कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि यंग मास्टर लोगन नाइट ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे नाइट ये सुनकर खुश नहीं होंगे। पेट्रास कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे बार बार ग्रिल करो, उसे तड़पाओ, उसे बताओ कि एक नाइट बनना आसान काम नहीं होता। प्रेजेंट टाइम का सीन आता है और कैप्टन अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि वो मेरे लॉर्ड का बेटा है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर सकता। लोगन कैप्टन को देखता है, जो थोड़ा परेशान लग रहा होता है, और उसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन मैं आपको एक ऑफर देता हूं। एक वीक के अंदर अगर मैं जरा सी भी छुट्टी लेता हूं या ट्रेनिंग का आनाकानी करता हूं, तो आप मुझे उसी टाइम निकाल देना। कमांडर लोगन की बात सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है, और अपने मन में एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि इस वीक नाइट की ट्रेनिंग को मैं 3 गुना हार्ड कर दूंगा। सीन कट होता है, हमें नाइट्स दिखाई देते हैं जो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक नाइट कहता है, अरे यार, ये किस तरह की ट्रेनिंग है? हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग को, जिसमें एक नाइट दूसरे नाइट को अपने ऊपर लेकर भाग रहा होता है। कैप्टन सभी नाइट्स को मोटिवेट करता है और कहता है, क्या बस तुम इतने से ही थक गए? तुम सभी एक नाइट हो जो इतने वजन से ही थक गए। तुम फील करो, जब घोड़ा तुम्हारा वजन उठाता होगा तो उन्हें कैसा फील होता होगा। तो फालतू का रोना बंद करो और ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखो। एक नाइट कहता है कि क्या बकवास है। दूसरा हांफते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था
कि कैप्टन ने हमें फुल आर्मर पहनकर आने को क्यों कहा था। वो हमसे इस तरह की ट्रेनिंग करवाना चाहते थे। ये कितना ट्रबल भरा है। ये सब उस यंग मास्टर लोगन की वजह से हो रहा है। दूसरा नाइट कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं श्योर हूं कि यंग मास्टर लोगन इस ट्रेनिंग को पक्का छोड़ देंगे। तभी लोगन को दिखाया जाता है, जो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने साथी को बिठाकर उन सभी नाइट्स के बीच से तेजी से आगे निकल जाता है। लोगन को ऐसा करते हुए देखकर सारे नाइट्स हैरान हो जाते हैं, यहां तक कि कैप्टन भी। कैप्टन अपने मन में कहता है कि मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर सकता। वो सभी नाइट से आगे निकल गया, यहां तक कि वो स्माइल भी दे रहा है। वो अपने नाइट्स को देखता है और कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी नाइटहुड की क्या ही इज्जत रह जाएगी, और सारे नाइट पहले ही थक गए हैं। मुझे कुछ करना होगा। वो चिल्लाते हुए बोलता है, सारे के सारे नाइट्स वहीं पर रुक जाओ। लोगन भी रुक जाता है। नाइट कैप्टन कहता है कि हम 10 मिनट तक रेस्ट करेंगे। सारे नाइट्स वहीं रुक जाते हैं और उनकी सांसें फूलने लगती हैं। लोगन भी अपने पार्टनर को कंधे से उतार देता है। तभी कैप्टन लोगन के पास जाता है और कहता है, यंग मास्टर, आप अब कैसा फील कर रहे हैं? क्या ये ट्रेनिंग आपके लिए ज्यादा हार्ड है? कैप्टन अपने मन में कहता है कि बेशक ये थका देने वाला है, इसलिए तुम मुझे ईमानदारी से आंसर दो ताकि मैं तुम्हें यहां से निकाल दूं। लोगन कहता है, नहीं, ये बहुत आसान था। कैप्टन हैरान हो जाता है। लोगन कहता है कि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। सारे नाइट हर दिन इसी तरह से ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो कमजोर है। अगर वो हर दिन ऐसी ट्रेनिंग करते हैं तो मैं श्योर हूं कि वो एक दिन जरूर पावरफुल नाइट बनेंगे। मैं तो बस अब अगले ट्रेनिंग का वेट कर रहा हूं। लोगन की ऐसी बात सुनकर नाइट्स के साथ साथ कैप्टन भी हैरान हो जाते हैं। कैप्टन अपने मन में कहता है कि ये वो आंसर नहीं था जो मैं चाहता था। लोगन कैप्टन को शांत देखकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे क्या पता कि कैप्टन उसे इस ट्रेनिंग से निकालना चाहता है। तभी सीन कट होता है रात का। हम देखते हैं लोगन को, जो एक जगह पर आता है और अपने आसपास देखता है कि यहां कोई नहीं है। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है कि लोगन ने आखिरकार इस नाइट ट्रेनिंग को ज्वाइन क्यों किया। लोगन का ज्वाइन करने का कारण है उसकी फोर्स को और भी डेवलप करना, और उसे अच्छा बनाने के लिए उसका तरीका है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए पहले उसे अपने बॉडी को और भी स्ट्रांग बनाना होगा। इसलिए लोगन ने नाइट ट्रेनिंग को ज्वाइन किया ताकि वो मेडिटेशन करके अपनी फोर्स को और भी बेटर बना सके। लोगन अपनी फोर्स का यूज करता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जैसे जैसे मेरा फोर्स कोर और भी ग्रो होगा, मुझे थकान फील नहीं होगी। उतने में लोगन अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और एक पावरफुल स्लैश मार देता है। लोगन कहता है कि हालांकि मेरी कोर की पावर अभी 1 स्टार पर है, लेकिन जैसे ही मेरा फोर्स 2 स्टार पर पहुंच जाएगा तो मैं शायद अपने फादर को भी टक्कर दे सकता हूं, जो कि एक हाई रैंक का नाइट है। लोगन अपनी अगले दिन हमें दिखाया जाता है क्रॉसबो पहला, दूसरा और तीसरा। लोगन कहता है, नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने तुम्हें बनाने को कहा था। इस क्रॉसबो से तो हम सिर्फ एक ही एरो को शूट कर सकते हैं। क्या तुम सिर्फ 1 महीने में इतना ही कर पाए? मैंने तुमसे बहुत एक्सपेक्ट किया था। लोगन की ऐसी बातें सुनकर हमार गुस्सा हो जाता है। तभी लोगन कहता है, सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। हमार भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि भले ही आप मेरे मास्टर हों, लेकिन आप एक क्राफ्ट्समैन के प्राइड को ठेस नहीं पहुंचा सकते। लोगन हमार को बोलता है कि अगर तुम्हारा यही सबसे बेस्ट है तो मुझे लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। मैंने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया सिर्फ ये सब देखने के लिए। हमार लोगन की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, 1 महीना, मुझे बस 1 महीना और दो, मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा उस क्रॉसबो को बनाने के लिए। हमार अपने पुराने क्रॉसबो को तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। लोगन अपने मन में कहता है कि वो इतना गुस्सा हो गया है कि वो दोबारा से 0 से स्टार्ट करने जा रहा है। वो अचानक एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि मेरा प्लान काम किया, उसे प्रवोक करने का। अगर कोई ड्वार्फ के ईगो की बात आ जाती है तो वे अपना सबसे बेस्ट करते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ड्वार्फ अपने हाथ में एक क्रॉसबो लेकर एक ही बार में 2 एरो शूट करता है, और वो एरो बहुत तेजी से जाते हुए अपने टारगेट को हिट करते हैं। लोगन इसे देखकर हैरान हो जाता है। हमार कहता है, तो अब तुम क्या सोचते हो?
हम इस क्रॉसबो से एक बार में 2 एरो शूट कर सकते हैं। यहां तक कि तुम इसे एक हाथ में पकड़कर भी शूट कर सकते हो, और इसकी स्पीड और रेंज भी काफी अच्छी है। लोगन अपने मन में कहता है कि इस क्रॉसबो को लोड करने और फायर करने में सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगता है। जितना मैंने सोचा था, ये उससे ज्यादा बेटर है। हमार अपनी तारीफ कर रहा होता है कि उसने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। लोगन सोचता है कि यह बहुत इंप्रेसिव है। अभी वॉर आने में भी टाइम है, लेकिन हम इतने आगे बढ़ जाएंगे। तभी हमार बोलता है, मास्टर क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? उतने में लोगन हमार को गोदी में उठा लेता है और कहता है कि बहुत अच्छा काम किया हमार, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। वो हमार को चेयर करने लगता है। हमार खुश होते हुए कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं, तो प्लीज मुझे उतार लो, कोई देख लेगा। लोगन खुश होते हुए कहता है, हमार हमार भी खुश होते हुए कहता है, यस मास्टर। लोगन खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें 2 महीने में और भी 400 क्रॉसबो बनाने हैं। तुम बना लोगे, है ना? अगले सीन में उसी क्रॉसबो से फिर से फायर किया जाता है और एरो जाकर पेड़ में लगता है। इसे फायर करने वाला एलेक्स रहता है। एक बंदा कहता है कि कितना अमेजिंग है, वो कितनी दूर तक गया। दूसरा कहता है कि वो क्रॉसबो एक बार में 2 एरो शूट करता है। एलेक्स भी हैरान था और सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। इसकी रेंज और स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर हम इस क्रॉसबो को अपने 300 घुड़सवारों को देते हैं और वे इसे एक बार में फायर करते हैं, तो सोचकर ही डर लग रहा है। एलेक्स लोगन से कहता है, बॉस आप तो बहुत अमेजिंग हो। जब आपने कहा था कि इसके बारे में चिंता मत करो, तो आपका मतलब इससे था। लोगन कहता है, कुछ इसी तरह का। वो अपने मन में कहता है कि हमार को भी इसे बनाने के लिए मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ा। लोगन आगे कहता है कि मैं इसे नाइट्स और मर्सनरी को देना तो चाहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पैसा। हम इसे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम और भी आगे बना लेंगे, लेकिन जब तक के लिए मुझे इसे अब यही रोकना होगा। फिर लोगन एलेक्स से कहता है कि एलेक्स, तुम सभी मर्सनरी को ये सारे क्रॉसबो देकर बाहरी टेरिटरी में जाकर मॉन्स्टर को मारते हुए तुम्हें उन्हें ट्रेन करना है। ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए। एलेक्स थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस बो के एरो की तरफ देखता है और कहता है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है। लोगन कहता है कि नहीं, इसे पॉसिबल करो। शायद नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ये सब मीनिंगलेस है। एलेक्स अपने मन में कहता है कि उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए वेपन तो नहीं बनाया होगा। क्या वो कोई वॉर की तैयारी कर रहा है? तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है एक नाइट को। वो कहता है, वाओ, उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा है। वो नाइट अपने लोगन को देखते हुए ये सब कह रहा होता है कि लोगन का स्टैमिना बहुत ज्यादा है, जो कि एक बार में 2-2 नाइट उठाकर भाग रहा होता है। एक दूसरा नाइट कहता है उस नाइट से कि उसकी फिजिक एबिलिटी जेनेटिक होगी। पहला नाइट कहता है कि अगर वो सच में पेट्रास जैसा है, तो उसे स्वॉर्ड चलाने में भी अच्छा होना चाहिए। और वे दोनों नाइट अपने लोगन के बारे में और भी बहुत सारी बकवास करते हैं। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है कि लोगन को 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है इस नाइट ट्रेनिंग को करते हुए। कैप्टन ने सोचा था कि अगर ट्रेनिंग को वो हार्ड कर देता है, तो लोगन जल्दी बाहर निकल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नाइट्स जो कि इस ट्रेनिंग को पहले पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाद में जाकर रियलाइज किया कि ये ट्रेनिंग उनके लिए काफी अच्छी है। वे सभी इस ट्रेनिंग से धीरे धीरे और भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और इस ट्रेनिंग को उन्होंने अपना एक सिंबल बना लिया। यहां तक कि घोड़ों के बारे में भी उनका विचार बदल गया। नाइट्स के बीच में बॉन्डिंग भी बनने लगी और वे एक दूसरे के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे। फिर हमें 2 नाइट्स को दिखाया जाता है। एक नाइट कहता है कि मैं बहुत भारी हूं ना, क्योंकि मैंने कल रात ज्यादा खाना खा लिया था। तो दूसरा नाइट कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम एक दूसरे के साथ ही हैं, इतना तो चलता ही है, और मैं इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता कि तुमने कितना खाया। वो दूसरा नाइट थोड़ा इमोशन हो जाता है। उन्हें क्या, टन पीछे से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो पहले यंग मास्टर को निकालने के लिए ट्रेनिंग को मुश्किल किया था, लेकिन ऐसा रिजल्ट निकलेगा मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। कैप्टन लोगन को अजीब नजरों से देखने लगता है। लोगन को कुछ अजीब फील होता है और अपने मन में कहता है कि कौन देख रहा है मुझे। कैप्टन अपने मन में कहता है कि मेरा लकी चार्म मेरे पास अपने पैरों से चलते हुए आया है। लोगन को अजीब फील हो रहा होता है और कहता है कि लगता है कि मैं थक गया हूं। सीन कट होता है।
हमें दिखाया जाता है चांदनी रात में अपने लोगन को। वो अपने रूम के अंदर मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ जाता है और कहता है कि ट्रेनिंग के साथ मेरा बॉडी तो स्ट्रांग हो गया है और मेरे बॉडी के अंदर कुछ अजीब फील हो रहा है। लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं दोबारा से रीअवेकनिंग करूं। अगर मैं उन मॉन्स्टर्स के बारे में सोचूं जो कि मैंने अपने पिछले लाइफ में देखे थे, वे सच में पावरफुल थे। उन्हें ऐसे ही लोग मॉन्स्टर नहीं कह देते थे। फिर लोगन कुछ इनकेंटेशन, मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के टाइम उसके फोर्स एनर्जी को देखते हैं, जो कि उसके कोर में कुछ हलचल होने लगती है और उसके बॉडी से चारों तरफ से फोर्स एनर्जी निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसके कोर को और लोगन कहता है, फाइनली ये कंप्लीट हो गया, मेरा सेकंड स्टार कोर बन गया। अब टाइम आ गया है कि मैं सीक्रेट बुक की सेकंड टेक्निक को सीखूं। लोगन उस टेक्निक का नाम बताता है, आयरन स्लैश किलर। ये मेरे उस टेक्निक का सेकंड पार्ट है। अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लेता हूं तो मैं एक हाई रैंक के नाइट को भी टक्कर दे सकता हूं। तभी सीन कट होकर हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पर मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है तो वे अपने साइड में देखते हैं और डर जाते हैं और वे लोग वहां से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घोड़े के ऊपर बैठकर मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहे होते हैं। हमें यहां पता चलता है कि ये लोगन की आर्मी रहती है। एलेक्स तभी अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है, फॉर्मेशन वी। जितने भी सारे मर्सनरी रहते हैं वे लाइन टू लाइन खड़े हो जाते हैं और अपने अपने क्रॉसबो निकालकर सारे एक बार में फायर कर देते हैं। वे सारे एरो तेजी से जाकर सभी मॉन्स्टर्स को लगते हैं और सभी मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं। मॉन्स्टर्स की सिर्फ चिल्लाने की आवाज ही आती है। दूसरे मर्सनरी खुश हो जाते हैं सभी मॉन्स्टर्स को मरते हुए देखकर। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, क्या तुमने देखा, मैंने एक बार में 4 मॉन्स्टर को मारा। दूसरा बंदा कहता है, मेरा एरो पहले मॉन्स्टर के सर को छेद करते हुए दूसरे मॉन्स्टर को जाके लगा। लोगन उन्हें देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को हमने 10 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर मार दिया। जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बहुत अच्छा है। फिर एलेक्स लोगन के पास आता है और कहता है, क्या आप सेटिस्फाइड हो बॉस? लोगन कहता है, हां, कुछ हद तक। हालांकि उन्हें और भी ट्रेनिंग करना होगा उस क्रॉसबो के साथ। वो क्रॉसबो उनके लिए नया है, इसलिए उन्हें और भी ट्रेनिंग देना होगा। एलेक्स पहले तो कुछ सोचता है, फिर हिम्मत करते हुए पूछ लेता है, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बस क्यूरियस हूं कि आप इतनी खतरनाक आर्मी क्यों बना रहे हैं? क्या आपका मकसद एक ऐसी आर्मी बनाना है जो मॉन्स्टर को हंट करे? लोगन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उतने में उसे आवाज आती है, यंग मास्टर। लोगन अपने पीछे देखता है और कहता है, हाँ तुम, क्या हुआ? एलेक्स भी बोलता है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? वो बंदा कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन रिक नाम के आदमी ने मुझे यहां पर भेजा है। लोगन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या रिक ने तुम्हें भेजा है? क्या बात है? वो बंदा थोड़ा घबराते हुए कहता है कि कल विस्काउंट वेसन ने हमारे अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर किया है। लोगन ये सुनकर हैरान हो जाता